हाँ तो दोस्तों, अब हमारा अगला टॉपिक है जीडीपी। जीडीपी ये टर्म्स आपने न्यूज़पेपर या करंट अफेयर मैगजीन्स या और ऐसे कई जगहों पर आपने खूब देखा होगा। जीडीपी बहुत फ्रीक्वेंट टॉपिक है जो इकोनॉमी में बहुत यूज होता है। तो अगर इसको हम डिफाइन करते हैं, इसका फुल फॉर्म देखिए कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब इसको डिफाइन अगर करेंगे तो इज द टोटल मॉनेटरी वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन अ कंट्रीज बॉर्डर्स इन ए स्पेसिफिक टाइम पीरियड। टाइम पीरियड में आपको बताया कि इकोनॉमी कॉन्सेप्ट में स्पेसिफिक टाइम पीरियड की जरूर बात होती है। और जीडीपी क्वार्टरली भी निकाला जाता है, मतलब कि हर 3 महीने पे, और एक ईयरली भी निकाला था। ये यूजुअली मेजर कंट्री की ग्रोथ को मेजर करने में काम आता है कि हर साल कंट्री कितने की इकोनॉमी में क्या ग्रोथ आ रही है। ठीक है। अब इसको देखिए, इसका मतलब क्या है टोटल। अब इन टर्म्स को धीरे धीरे देखते हैं। टोटल मॉनिटरी वैल्यू बात कर रहे हैं। अब मॉनिटरी वैल्यू का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये एक्चुअली प्रोडक्शन को मेजर करता है कि किसी कंट्री में कितनी चीज़ें प्रोड्यूस हुई। तो अगर हम प्रोडक्शन को मेजर करेंगे तो मान लेते हैं, आप देखिए, अगर आपको ये है कि मान लेते हैं कंट्री में 100 कार्स प्रोड्यूस हुई हैं, प्लस 200 बाइक्स प्रोड्यूस हुई हैं। ये हम सिंपलिस्टिक टर्म्स यूज करेंगे। ठीक है। फिर साथ में 500 क्लॉथ्स अगर प्रोड्यूस हुए हैं, तो अगर आप इसको और साथ में मान लेते हैं 200 जॉब्स प्रोड्यूस हुई हैं, 200 जॉब्स प्रोड्यूस हुई हैं। तो अगर आप ये देखेंगे कि अगर इसको आपको मेजर करना हो तो कार एक अलग यूनिट है, बाइक एक अलग यूनिट है, क्लोथ्स एक अलग यूनिट है, जॉब्स एक अलग यूनिट है। तो आप इसको मेजर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मेजरमेंट के लिए जरूरी क्या होता है ना कि यूनिट सेम होना चाहिए। जैसे कि आप अगर 1 मीटर और 1 लीटर को मेजर करेंगे तो ये आप इसको मेजर नहीं कर पाएंगे। ये दोनों या तो मीटर होना चाहिए या दोनों लीटर होना चाहिए। मतलब आप डिस्टेंस, ठीक है, ये आपको समझ में आ रहा है। तो इसके लिए हम करते क्या है, सबकी मॉनिटरी वैल्यू निकालते हैं। ये मॉनिटरी वैल्यू हमेशा पैसे में होती है। जैसे मान लेते हैं 100 कार का जो प्राइस है वो 1 लाख है। ठीक है। 200 बाइक्स का जो है, जो प्राइस है, वो है 20,000। ये सब मैं टर्म्स ऐसे यूज करूँ ताकि आपको समझने में आसानी रहे। एग्जैक्टली ऐसा प्राइस तो होता नहीं है। 500 मान लीजिए क्लोथ्स हैं, तो इनका प्राइस है मान लेते हैं 5,000। ठीक। और 200 जॉब्स मान लीजिए, एक जॉब की सैलरी है अप्रोक्स मान लेते हैं, तो अगर 200 जॉब्स का मान लेते हैं 10 के हिसाब से, या एक का जॉब की सैलरी 100 रुपये है, 200 जॉब के हिसाब से कितनी हो जाएगी ये, 20,000। ठीक है। तो अगर अब इनको हम मेजर करेंगे कि ये सारे टर्म्स जो है ना ये रुपए में आ चुके हैं। तो इसको अगर मेजर करें हम तो कितना होगा, तो 1,45,000। तो ये मान लेते हैं अगर खाली इतने ही सामान प्रोड्यूस हुए, इतनी ही सर्विसेज प्रोड्यूस हुई हैं किसी कंट्री में एक स्पेसिफिक टाइम में, एक साल में, तो ये इस कंट्री की जीडीपी हो जाएगी 1,45,000 की। ठीक है। तो इसलिए इसको कहा था, ये आपको समझ में आया होगा आपकी कि ये मॉनेटरी वैल्यू की बात करें कि यूनिट सेम होनी चाहिए, अदरवाइज आप मेजर नहीं कर पाएंगे अलग अलग प्रोडक्ट्स को। और इसमें क्या क्या इन्वॉल्व होता है, ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड। ये प्रोड्यूस की बात हो रही है क्योंकि इसमें एक मैटर ये भी करता है ना कि आप सेकंड हैंड चीज़ों को नहीं काउंट करते हैं। जैसे कि अगर आपने कोई कार आपके पास ऑलरेडी, उसको आप रीसेल कर रहे हैं, तो ये जीडीपी में काउंट नहीं होता, क्योंकि वो प्रोडक्शन नहीं हुआ है। वो आमतौर पर पहले से ही जो पिछले साल की जीडीपी में काउंट हुआ है, तो इस साल उसको जीडीपी में काउंट करेंगे तो फिगर वो गलत आएगा। फिर क्या है, विद इन अ कंट्रीज बॉर्डर्स। अब कंट्री के बॉर्डर का मतलब क्या है कि जो हमारी इंडिया की टेरिटरी है उसके अंदर, और जो हमारी एम्बेसीज होती हैं बाहर, जैसे इंडिया की एम्बेसी यूएस में है या यूरोप में है, जहाँ जहाँ पे, तो उनको भी जीडीपी काउंट करने में उस एम्बेसी की बॉर्डर को भी हम कंट्री के बॉर्डर में ही काउंट करते हैं। ठीक है। तो ये इसका मतलब ये हुआ कि कंट्री के बॉर्डर में। और स्पेसिफिक टाइम पीरियड में बताना, इसको आप चाहे क्वार्टरली निकालिए Q1 Q2 के हिसाब से, मतलब हर जो 3 मंथ का निकालते हैं, और या तो पूरे साल का निकालिए। ठीक है। तो ये ऐसा होता है कि इसको हम बोलते हैं जीबीटी। अब कितनी जितनी भी चीज़ें प्रोड्यूस हुई हैं उसके टोटल जो पैसे में अगर हम उसको कन्वर्ट कर लेते हैं और फिर सबको जोड़ देते हैं तो वो होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। बट ये क्या होता है, देखिए ये क्या है, दिस इज वन ऑफ द टू मोस्ट पॉपुलर मेजर्स ऑफ नेशनल इनकम। इससे हम क्या कर निकालते हैं, नेशनल इनकम। ये टोटल जो वैल्यू होती है यही हमारी कन्वर्ट होती है नेशनल इनकम में। ठीक है। फिर आगे इसको देखते हैं क्या है। देखिए, नेशनल इनकम इज डिफाइंड आइदर बाय टेरिटरी और बाय पीपल। नेशनल इनकम को डिफाइन करने के दो मेन जो क्राइटेरियाज है, या तो हम टेरिटरी से हिसाब से डिसाइड करें कि नेशन को हमें या तो टेरिटरी से माने और या तो पीपल से माने, यानी कि लोगों से माने।
क्योंकि नेशन आप जानते हैं कि एक अकेले टेरिटरी भी नहीं है, ना तो केवल पब्लिक है, ये दोनों मिलाकर के नेशन बनता है। तो हम कोई भी एक पैरामीटर यूज करते हैं, तो जब हम टेरिटरी यूज करते हैं ना, when calculated on the basis of territory, it is called GDP. That is all goods and services produced within physical borders and the extended territory of a country. Extended territory मैंने आपको बताया कि जो इकोनॉमिक जोन होता है, या कोस्टल रीजन में जो आपके जो और या एम्बेसीज जो होती हैं, जो फिजिकल बॉर्डर से बाहर भी होती हैं, बट इसको काउंट करते हैं इसमें जीडीपी में। ठीक है, तो ये एक्सटेंडेड टेरिटरी आप समझ लीजिए, फिजिकल बॉर्डर समझ लीजिए, क्योंकि एग्जैक्ट जो टेरिटरी इंडिया की है, जिसको आप समझते हैं इंडियन मैप को, वही केवल काउंट नहीं होता है। ठीक है, बट मेनली इसमें क्या है, ये टेरिटरी बेस्ड ही है, ये आपको ध्यान रखने वाली चीज़ है। इसमें हम पब्लिक कौन कौन है वो उसको काउंट नहीं करते हैं। मतलब कि अगर कोई फॉरेनर भी है, अगर इंडिया में कोई चीज़ प्रोड्यूस कर रहा है, तो उसको हम जीडीपी में काउंट करेंगे। और अगर कोई इंडियन है और वो प्योर इंडियन पासपोर्ट रखा है, इंडियन सिटीजन है, और यूएस में जाके कोई सर्विस प्रोड्यूस कर रहा है या कोई गुड्स प्रोड्यूस कर रहा है, तो उसको हम जीडीपी में काउंट नहीं करेंगे। ठीक है, और यही अगर इसको हम बेसिस ऑफ पीपल पे रखेंगे ना, तो इसको बोलते हैं हम ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। इसको भी हम देखेंगे जीएनपी को अलग, अभी डिफरेंस समझने के लिए है। फिर अगर आप देखिए आगे बढ़ते हैं, देखिए एक्सटेंडेड टेरिटरी को में इंक्लूड मैरीटाइम बाउंड्रीज, ठीक है, एम्बेसीज अब्रॉड, मिलिट्री बेसिस अब्रॉड एटसेट्रा। क्योंकि यहाँ पे इंडियन लोग काम कर रहे हैं, और इस जब जो एम्बेसी होती है जहाँ की भी, उसको उस कंट्री की टेरिटरी मानते हैं। जैसे अगर अमेरिका में इंडियन एम्बेसी है, तो उस एम्बेसी में जितने लोग काम कर रहे हैं या जो पूरा एरिया है एम्बेसी का, उसको हम इंडियन टेरिटरी ही मानते हैं। सिमिलरली अगर यूएस की एम्बेसी इंडिया में है, तो वो जो स्पेस है उसको हम यूएस टेरिटरी मानते हैं, इंडियन टेरिटरी नहीं मानते हैं। तो टेरिटरी इस कॉन्सेप्ट में डिफरेंट है थोड़ा सा। फिर देखिए कैलकुलेशन ऑफ जीडीपी। अब जैसे कैलकुलेशन ऑफ जीडीपी में किस किस चीज़ को काउंट करें, ये देखिए किसान है कोई, ये अगर इंडिया में कुछ अनाज प्रोड्यूस कर रहा है, तो इसको हम मान लेते हैं 100 केजी वीट प्रोड्यूस कर रही है। ठीक है, एक कोई फिल्म प्रोड्यूस हो रही है मुंबई में, ठीक है, जिसकी वैल्यू है, मान लेते हैं 5,000 तो प्रोड्यूस हो रही है। इसमें सारी प्रोडक्शन कॉस्ट, एक्टर को फीस देने वाली, ये सब चीज़ें काउंट होती हैं। ठीक है, मान लेते हैं इसकी वैल्यू जो है 1000 है। ठीक, और इसकी 5000 है। एक कोई मारुति सुजुकी इंडियन कंपनी है, वो अगर यहाँ पे प्रोड्यूस कर रही है कार्स, मारुति सुजुकी क्या, मारुति एग्जैक्टली है, मारुति इंडियन कंपनी है, और मान लेते हैं ये 50,000 के वैल्यू की कार्स इंडिया में प्रोड्यूस कर रही है। ठीक है, ये देखिए सैमसंग, ये तो साउथ कोरिया की कंपनी है, बट अगर ये भी यहाँ पे मान लेते हैं 20,000 के मोबाइल फोन्स प्रोड्यूस कर रही है। अब देखिए यहाँ पे यही मैं बोला था, टेरिटरी बेस्ड। टेरिटरी बेस्ड का मतलब यही होता है कि देखिए सैमसंग क्या है, ये तो इंडियन कंपनी है नहीं, ये तो बाहरी कंपनी है, बट अगर इंडिया में आके प्रोड्यूस करेगा, सैमसंग का कोई मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इंडिया में है और यहाँ पे प्रोडक्शन हो रहा है फोन्स का, तो उसको इंडिया की ही जीडीपी में काउंट करेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब ये देखिए, मान लेते हैं ये इतने का फ़ोन प्रोड्यूस किया, इतना इन्होंने, इतने कार इन्होंने, इतने के फिल्म प्रोडक्शन में जो कॉस्ट आई, तो बस तो सारों को हम सारे को जोड़ देंगे, तो 50 + 20 + 5 और +1, तो मतलब कि 76,000 ये हो जाएगा इंडिया की जीडीपी। मान लेते हैं कि इसके अलावा कुछ और प्रोड्यूस नहीं हुआ है, तो ऐसे काउंट करते हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा, ये टेरिटरी का मतलब यही है कि जो इंडिया के टेरिटरी में प्रोड्यूस हो रहा है, ये नहीं कि इंडियंस प्रोड्यूस कर रहे हैं कि नहीं, ये मैटर नहीं करता है। देखिए क्योंकि सैमसंग देखिए यहाँ पे बाहर की कंपनी, फिर भी यहाँ पे ही प्रोडक्शन अगर हो रहा है, तो उसको यहीं की जीडीपी में काउंट करेंगे। ठीक, अब देखिए कैलकुलेशन ऑफ जीडीपी में किस किसको नहीं करते। जैसे कोई देखिए इंडियन डॉक्टर है, ये यूएस में जाके सैलरी अर्न कर रहा है। ठीक है, तो यूएस में इंडियन डॉक्टर्स बहुत होते हैं, तो ये देखिए इनकी क्या, इनकी सैलरी को जीडीपी में काउंट करेंगे? नहीं, क्योंकि ये यूएस के बॉर्डर में प्रोड्यूस हो रहा है, यूएस की टेरिटरी में हो रहा है। कोई वर्कर है जो इंडियन लेबर है जो गल्फ में जाके काम कर रहा है, और तो क्या इसकी सैलरी को हम जीडीपी में काउंट करेंगे? नहीं, क्योंकि ये जो काम कर रहा है वो इंडियन टेरिटरी में नहीं कर रहा है। ठीक है, फिर मान लीजिए कोई आईटीसी जैसी कंपनी है जो अफ्रीका में अपना ब्रांच डाल रही है, वहाँ पे लोगों को एम्प्लॉय कर रही है, लोगों को रख रही है। अब चाहे वहाँ इंडियन काम करें, चाहे वहाँ पे लोकल अफ्रीकन काम करें, भले ये कंपनी इंडियन है, बट इसके इंडियन जीडीपी में काउंट नहीं करेंगे कि जो सर्विसेज हैं ये प्रोवाइड हो रही हैं अफ्रीका में। ठीक है, सिमिलरली मान लेते हैं शाहरुख खान मुंबई की बजाय यूएस में जाके न्यूयॉर्क में शूटिंग कर रहे हैं मूवी की, तो अगर मूवी भले अब ये सारा स्टार कास्ट जो है, सारे क्रू मेंबर्स हों, सब कुछ इंडियन हो, मूवी इंडियन हो, सब कुछ इंडियन हो, बट क्योंकि ये इंडियन टेरिटरी में प्रोड्यूस नहीं हो रही है,
ये यूएस की टेरिटरी प्रोड्यूस हो रही है या किसी मान लेते हैं यूरोपियन कंट्री प्रोड्यूस हो रही है, तो ये जीडीपी में काउंट नहीं होगा, ठीक है। इसलिए इसको बोलते हैं जीडीपी को टेरिटरी बेस्ड कॉन्सेप्ट। आई होप आपको क्लियर हो रही है चीज़ें। फिर ठीक है, अब देखते हैं जीडीपी के कंपोनेंट्स क्या हैं। कंपोनेंट्स में क्या होता है, जीडीपी अलग अलग चीज़ों से काउंट होती है ना, तो कि कितने लोग, तो उसको निकालने के लिए जो जो कंपोनेंट्स होते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे। देखिए पहला कंपोनेंट है कंजम्पशन। इसमें क्या होता है, एक्सपेंडिचर बाई हाउस होल्ड्स ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। जैसे कि जितने हाउस, इसका जो कंजम्पशन कंपोनेंट होता है उसमें क्या होता है कि जो नॉर्मल हाउस होल्ड जो हम हमारे यहाँ जैसे लोग होते हैं जो घरों में खर्चे करते हैं और सामान खरीदने के लिए और सर्विसेज पे, वो जीडीपी का एक कंपोनेंट बनता है। जैसे कि अगर हम फूड कुछ खरीद रहे हैं, कुछ क्लॉथिंग खरीद रहे हैं, कुछ रेंट दे रहे हैं, तो ये पैसा अल्टीमेटली किस जो प्रोड्यूस कर रहा है सर्विसेज उसी के पास जा रहा है। तो उस पैसे को जो हम कंज्यूम कर रहे हैं वो जीडीपी का एक कंपोनेंट बनता है, ठीक है। सिमिलरली इन्वेस्टमेंट, अब जैसे कोई बिजनेस कैपिटल लगा रहा है, कोई घर खरीद रहा है, कोई अपना स्टॉक बना रहा है, इन्वेंट्री बना रहा है, मतलब कि गोडाउन में सामान स्टोर कर रहा है, कोई फैक्ट्री ओपन कर रहा है, मशीनरी परचेज कर रहा है, कोई न्यू हाउस खरीद रहा है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं इन्वेस्टमेंट, ठीक। एक हो ये हो गया कंजम्पशन। ये सब जीडीपी के कंपोनेंट है, ठीक है। अगला क्या है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट भी कंट्री के अंदर ही प्रोड्यूस चीज़ें, सर्विसेज प्रोवाइड करती है और चीज़ों को प्रोड्यूस करती है। मान लीजिए नई सड़कें बना रही है, नई हॉस्पिटल्स बना रही है, नई स्कूल्स खोल रही है, तो ये सारी चीज़ें भी स्पेंडिंग बाय द गवर्नमेंट ऑन गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। जैसे डिफेंस एक सर्विस प्रोवाइड करती है गवर्नमेंट, एजुकेशन के लिए हॉस्पिटल वाली बना रही है, अरे एजुकेशन के लिए स्कूल बना रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर हाईवेज क्रिएट कर रही है, ब्रिजेस क्रिएट कर रही है, ठीक है। फिर नेट एक्सपोर्ट। नेट एक्सपोर्ट में क्या होता है, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, क्योंकि हम सेम टाइम पे कई चीज़ें इंपोर्ट भी करते हैं तो उससे हमको एक्सपोर्ट को माइनस करना होता है, ठीक है। एक्सपोर्ट से माइनस कर देंगे तो बन जाएगा इंपोर्ट। अब इसको अगर फार्मूला वाइज डिवाइड करेंगे, देखिए क्या क्या बन रहा है, कंजम्पशन मतलब सी, इन्वेस्टर मतलब आई, ठीक, और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मतलब जी, और एन एक्स हो गया नेट एक्सपोर्ट, ठीक है। तो इसको बोलेंगे द फार्मूला फॉर जीडीपी इज इक्वल टू कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट स्पेंडिंग प्लस नेट एक्सपोर्ट, ये होता है एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, ठीक है। देखिए इसमें लिखा है सी इज कंज्यूमर इन्वेस्टमेंट, आई इज बिजनेस इन्वेस्टमेंट, जी इज गवर्नमेंट स्पेंडिंग एंड एक्स माइनस नेट एक्सपोर्ट, ठीक है। फिर ये होता है फॉर्मूला। ये कई साल पहले, अभी रिसेंट टाइम में तो नहीं, बट मुझे लगता है 2010 के अराउंड या उससे पहले ये डायरेक्ट ऐसा फॉर्मूला पूछ रखा है। तो मे भी कभी रिपीट कर जाइए, आप जानते रहिए इस चीज़ को, आगे कॉन्सेप्ट में काम आएगा आपको, ठीक है। अब देखिए क्या होता है, जीडीपी एक फैक्टर कॉस्ट। जीडीपी, अब देखिए कुछ कुछ नए टर्म्स इसमें जुड़ेंगे जो जीडीपी से रिलेट करते हुए टर्म्स है, तो जीडीपी की बेस पे ही बने हैं। तो क्या आता है, टोटल मॉनिटरी वैल्यू। जीडीपी के बारे में हमने पहले ही पढ़ा कि मॉनिटरी वैल्यू है ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन ए कंट्रीज बॉर्डर्स। अब इसमें क्या है कि ये कैलकुलेशन के बेस पे थोड़ा डिफरेंट हो रहा है, जैसे कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन या फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन अगर आपको जानना है तो ये क्या होता क्या है, जैसे देखिए अगर कोई आपको मान लेते हैं आपको 100 पैकेट्स ऑफ बिस्किट प्रोड्यूस करना है, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पहले एक फैक्ट्री चाहिए होगी, ठीक है। तो फैक्ट्री के लिए आपको क्या चाहिए होगा, पहले तो आपको ये चाहिए होगा कि फैक्ट्री के लिए कि आपको एक लैंड चाहिए होगा, ठीक है। इतनी बड़ी लैंड चाहिए होगी, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, रेंट देंगे, ठीक है। फिर आपको इसमें चाहिए होगा लेबर जो उस बिस्किट्स को प्रोड्यूस करेगा, क्योंकि आप अकेले बैठ के तो 100 पैकेट बिस्किट या 1000 पैकेट बिस्किट बना नहीं सकते, तो आप लेबर हायर करोगे। तो उसमें क्या होगा, वो होगा लेबर, अब आएगा तो वेजेस लेगा। वेजेस मतलब क्या होता है, लेबर को आप किराया देते हो, तो वो होगा वेजेस लेगा, ठीक है। फिर क्या होता है कि अगर आप मान लीजिए आपने बैंक से कोई लोन लिया है ये फैक्ट्री इंस्टॉल करने के लिए, ठीक है, क्योंकि आप सबके पास मोस्टली बिजनेस ऑन लोन पे स्टार्ट होते हैं, ये अगर, ठीक है। तो ये हो गया, इस पर इंटरेस्ट लगेगा, आपको इंटरेस्ट देना होगा। फिर इन सब के बाद क्या होगा ना, कि आप रेंट निकाल दिए, लेबर का किराया निकाल दिए, फिर बैंक को जो इंटरेस्ट देना वो आप दे दिए, उसके बाद भी आपको अपना प्रॉफिट तो चाहिए होगा, तभी तो आप बिजनेस डाल रहे हैं। तो ये प्रॉफिट हो गया। तो ये जो चीज़ें होती है ना, रेंट प्लस वेजेस प्लस इंटरेस्ट प्लस ये होता है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, क्योंकि ये वो फैक्टर्स होते हैं जिनसे प्रोडक्शन स्टार्ट होता है, मतलब कि प्रोडक्शन के लिए ये फैक्टर्स एसेंशियल है। तो अगर हम इसी की कॉस्ट पे लेकर के निकालते हैं ना, तो इसको हम बोलते हैं जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, क्योंकि इसमें क्या हमने इन्वॉल्व नहीं किया। अभी देखिए, जब सामान मान लीजिए ये सब पैसा लगाने के बाद भी
अगर मान लेते हैं बिस्किट का जो दाम आ रहा है वो 10 रुपये पर पैकेट आ रहा है, ठीक है, 10 रुपये पर पैकेट आ रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे, ये है, इसको बोलते हैं फैक्टर कॉस्ट, क्योंकि इतने ही चीज़ें लग रही हैं, जो सारे फैक्टर हैं उनका कॉस्ट अगर हम जोड़ रहे हैं तो पर पैकेट बिस्किट का दाम ये आ रहा है, ठीक है। अगर हम सारे बिस्किट का निकाल लेते हैं, हमारे 100 पैकेट हैं, तो पर पैकेट बिस्किट का 10 रुपये है, तो मैटर मतलब कि जो फैक्टर कॉस्ट में है वो आ जाएगा GDP एट 1000 रुपीज़, ठीक है। बट इसमें क्या अभी इंक्लूड नहीं है कि जब आपने सामान को प्रोड्यूस किया फैक्ट्री के लेवल पे, तो आप सामान को ऐसे शौके से प्रोड्यूस करनी है, उसको आपको मार्केट में लाना है, तो जब मार्केट में चीज़ें आएंगी तो उस पर गवर्नमेंट टैक्स लगाती है, कभी टैक्स लगाती है, कभी सब्सिडी लगाती है, तो इसको जब टैक्स और सब्सिडी को ऐड कर देते हैं तो नेट टैक्स निकल के आता है, ठीक है। देखिए, इट एक्सक्लूड्स इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड इंक्लूड सब्सिडीज प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट, ठीक है। तो जब नेट टैक्स अगर निकालेंगे, इसको मैं इसका मतलब आपको बताता हूँ आगे चल के, कि क्योंकि अभी तक मार्केट में जब अभी ये प्रोडक्शन के लेवल पे है, फैक्ट्री के लेवल पे है, ठीक है, तो इसका ये फैक्टर कॉस्ट हो रहा है। फिर जब इसमें हम टैक्स ऐड करेंगे ना, जैसे देखिए अभी क्या होता है कि पहले जो मार्केट प्राइस होता है, वो मार्केट प्राइस कैसे डिसाइड होता है, मार्केट प्राइस डिसाइड कैसे होता है कि जब आप कोई सामान मार्केट में उतारते हैं, तो मान लेते हैं कि 10 रुपए की चीज़ है वो, और गवर्नमेंट ने इस पे लगा दिया 20% का टैक्स, ठीक, 20% का टैक्स लगा दिया, और जब आप प्रोडक्शन ही कर रहे थे तभी आपको मिल गया था 10% की सब्सिडी, जैसे आप सोलर पैनल या ऐसे जगहों पे सब्सिडी देते हैं, तो कई बार चीज़ों चीज़ों पे गवर्नमेंट सब्सिडी भी देती है, ठीक है। तो आपको जो जो आपका टैक्स है नेट फॉर्म में कैसे निकलेगा, कि आपको टैक्स का तो पैसा जोड़ना है, क्योंकि ये टैक्स इसके ऊपर लगता है, बट क्योंकि सब्सिडी मतलब क्या होता है, नेगेटिव सब्सिडी में, क्योंकि गवर्नमेंट आपको डिस्काउंट देती है एक तरह से, तो आपको जोड़ना कैसे है कि 10 में 20% आप जोड़ेंगे और 10% माइनस कर देंगे, या तो 10 पहले इसको माइनस कर लीजिए, तो कुल मिला के आपका 10 में से अगर 10% माइनस कर देंगे तो 9 रुपये हो जाता है, और क्योंकि 20% टैक्स लग रहा है इस पे, तो ये हो जाएगा 2 रुपये, अगर इस पे जोड़ लेते हैं तो ये हो जाएगा प्लस, मतलब ये 11 रुपये का होगा, ठीक है। तो देखिए ये होगा मार्केट प्राइस, जिस प्राइस पे कंज्यूमर को मिलेगा, ये जो कॉस्ट थी वो थी कॉस्ट, फैक्टर कॉस्ट मतलब कि जिस कॉस्ट पे प्रोड्यूसर जो है प्रोड्यूस कर रहा था, ठीक है, जिस कॉस्ट पे फैक्ट्री में प्रोड्यूस हो रहा था, इसलिए इसको बोलते हैं फैक्टर कॉस्ट। लेकिन जब उसमें आप टैक्सेस जोड़ते हो, सब्सिडी घटाते हैं, तो जो प्राइस आता है वो कंज्यूमर को मिलता है, क्योंकि कंज्यूमर ये प्राइस एक्चुअली में, ये जो सब्सिडी होती है वो कंज्यूमर को ही मिलती है, माल माल क्योंकि इससे होता क्या है कि अगर टैक्स लगा के कोई चीज़ 12 रुपये का हो जा रहा है, ठीक है, लेकिन अगर गवर्नमेंट को लग रहा है कि नहीं इस चीज़ को और हमें प्रमोट करना चाहिए, तो सब्सिडी दे देती है इस पे, तो ये मान लीजिए इस पे सब्सिडी देकर इसको हम कर देते हैं 11 रुपये का, तो ये प्राइस जो है फाइनली कंज्यूमर को पे करना होता है, इसलिए GDP एट मार्केट प्राइसेस जो होता है वो, इसमें अगर हम नेट इनडायरेक्ट टैक्स को घटाते हैं और सब्सिडी को ऐड कर देते हैं, तो हमें मिल जाता है GDP एट फैक्टर कॉस्ट। अब जैसे फॉर एग्जांपल GDP एट मार्केट प्राइस, एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड है, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए एक कार है, वो 10,000 की है, इसमें क्या है, एक 1,000 का टैक्स भी है, ये ये फाइनल मार्केट प्राइस पे इसका दाम क्या है, 10,000, ये आपको शोरूम में बताया है कि इसको 10,000 में मिलेगा, ठीक है। और इस पे क्या है, 1,000 का टैक्स लगा हुआ है, और जो सब्सिडी प्रोवाइड कर रही है गवर्नमेंट वो 500 की दे रही है, ठीक है। तो देखिए मार्केट प्राइस पे जो GDP होगा वो कितना होगा, 10,000 होगा, बट अगर फैक्टर कॉस्ट निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, कि इसमें हमें टैक्स को माइनस करना है और सब्सिडी को ऐड कर देना है, ठीक है, क्योंकि ये देखिए, तो इसमें क्या हो रहा है, देखिए यहाँ पे यही हो रहा था ना, माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस सब्सिडीज, तो यहाँ पे हमने क्या किया, इसमें से माइनस कर दिया 1000 और प्लस 500 कर दिया, तो आ गया 9,500, तो ये जो आया ना, ये आया आपका फैक्टर कॉस्ट, क्योंकि इतने पे मतलब आपको प्रोडक्शन कॉस्ट पड़ रही है, ठीक। फिर आगे बढ़ते हैं, अब GDP एट मार्केट प्राइसेस, GDP एट मार्केट प्राइस क्या है, इट इज़ द टोटल मॉनिटरी वैल्यू, फिर मैंने आपको बताया कि सारे के जितने पैसे होते हैं उनको जोड़ देते हैं, जितने की वो कॉस्ट होती है। फिर ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन अ कंट्रीज बॉर्डर्स कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन द प्राइसेस पेड बाय कंज्यूमर्स, ठीक है। यहाँ पे फैक्टर कॉस्ट में क्या था, कि जो प्रोडक्शन के लेवल पे GDP हो रहा था, जो प्रोड्यूसर को पड़ रहा था, लेकिन यहाँ पे क्या है कि कंज्यूमर को लेकर मेजर कर रहा है,
तो इसमें क्या होता है, इट इंक्लूड्स इनडायरेक्ट टैक्स, क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्स अल्टीमेटली कंज्यूमर ही पे करता है, और सब्सिडीज क्या होता है, उसको एक्सक्लूड करते हैं, क्योंकि ये कंज्यूमर को नहीं पे करना होता है, ये गवर्नमेंट क्योंकि उसको डिस्काउंट दे रही है, ठीक है। फिर अगर देखते हैं जीडीपी एट मार्केट प्राइसेस, तो जीडीपी इसमें क्या करना है आपको, बस जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट में डायरेक्ट टैक्स को जोड़ देना है और सब्सिडी को घटा देना है। देखिए जब आप फैक्टर कॉस्ट निकाल रहे थे तो आप नेट डायरेक्ट टैक्स को घटा रहे थे, बट और सब्सिडी को जोड़ रहे थे, इसमें उल्टा करना है, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज। अब फॉर एग्जांपल अगर हम देखते हैं, एक कोई कार, सेम कार को लेते हैं 10,000 की पड़ रही है एट लेवल ऑफ प्रोडक्शन, मतलब कि जब कार फैक्ट्री में प्रोड्यूस हुई तो उसकी कॉस्ट पड़ी है 10,000 रुपये, फिर लेकिन तो इसका क्या हुआ, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट क्या हो गया, 10,000 हो गया, बट इस पर क्या है, गवर्नमेंट टैक्स लगा रही है 1,000 का और 500 की सब्सिडी दे रही है। तो क्या हुआ, इसको हम टैक्स टैक्स को जोड़ देंगे क्योंकि कंज्यूमर को पे करना पड़ेगा, लेकिन सब्सिडी जो गवर्नमेंट दे रही है उसको घटा देंगे क्योंकि ये एज ए डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। तो टोटल अगर आप इसको जोड़ेंगे तो 10,500 आ जाएगा, ये हो जाएगा जीडीपी एट मार्केट प्राइस, ठीक। फिर आगे बढ़ते हैं, तो देखिए इसमें डिफरेंस दिखा रहा है कि अगर आपको जाना कि डिफरेंस बिटवीन जीडीपी एट फैक्टर का और जीडीपी एट मार्केट का, देखिए वैल्यू ऑफ गुड एंड सर्विसेज एट प्रोडक्शन कॉस्ट, जो हम बात करते हैं फैक्ट्री के लेवल पे जो प्रोडक्शन हो रहा है उस लेवल पे जो पड़ेगा, इसमें क्या होगा, टैक्सेस और टैक्सेस को बाहर करते हैं और सब्सिडीज को इंक्लूड करते हैं, क्योंकि सब्सिडी किसी सेक्टर को गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है तो वो उसकी कॉस्टिंग कम हो जाएगी, ठीक है। बट अगर और टैक्सेस क्योंकि भी मार्केट में आया नहीं है तो इसको हम एक्सक्लूड करके रखते हैं, ठीक है। फिर क्या, वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एट मार्केट प्राइस, ये इसमें क्या होता है, इसमें देखिए टैक्सेस को एक्सक्लूड कर रहे हैं बट इसमें इंक्लूड कर रहे हैं, इसमें क्या सब्सिडीज को इंक्लूड कर रहे हैं, इसमें यहाँ पे एक्सक्लूड कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, कंज्यूमर को टैक्सेस पे करने पड़ते हैं और सब्सिडीज में इसको डिस्काउंट मिल जाता है, इसलिए इसको एक्सक्लूड करते हैं। और टैक्सेस में आप इसमें से कोई एक याद कर लीजिएगा, तो जैसे आपको अगर मार्केट प्राइस पे याद हो पा रहा है तो इसका जस्ट उल्टा है कर देना है अगर कन्फ्यूजन हो रहा तो, और अगर ये याद हो रहा है तो आप इसको यहाँ पर उल्टा कर दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए इंक्लूड टैक्सेस एक्सक्लूड सब्सिडी इंक्लूड सब्सिडी, ठीक है। फिर देखिए इसमें इंक्लूड क्या होता है, वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट, इसमें देखिए लेकिन टैक्सेस कहीं नहीं ऐड हो रहा है, बट इसमें क्या हो रहा है, वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, टैक्सेस, ठीक है। टैक्सेस का लाने का मतलब ये होता है कि जो कंज्यूमर को फाइनल प्राइस पड़ा है ना, वो आपको एग्जैक्ट आइडिया होता है कि आपको रियल पिक्चर इकोनॉमी की मिलेगी, क्योंकि अल्टीमेटली कंज्यूमर ही पे करता है, प्रोडक्शन का मतलब तब तक नहीं होता है जब तक कंज्यूमर उसको खरीदे ना, ठीक है। इसमें देखिए क्या एक्सक्लूड इनडायरेक्ट टैक्स इंक्लूड, ये तो देखिए वही सेम बात है फिर से ऊपर जो है उसी को। फिर देखिए क्या है, फोकस क्या है इसमें, प्रोड्यूसर्स एंड देयर इनकम, प्रोड्यूसर को क्या इनकम हो रही है ना, वो मेन इस पर डिसाइड हो रहा है। इसमें क्या कंज्यूमर है, मान लीजिए अभी मैंने आपको बताया कि इसको फोकस करने का रीजन यही है कि कंज्यूमर को क्या फर्क पड़ रहा है वो मैटर करता है, क्योंकि हमारी प्रायोरिटी मेनली कंज्यूमर ही होता है। फिर क्या है, देखिए इसमें रिफ्लेक्ट्स क्या है, प्रोडक्शन कॉस्ट है, इसमें क्या है, रिफ्लेक्ट्स कंज्यूमर एक्सपेंडिचर है, और फॉर्मूले में वही रख लीजिए, तो वही फॉर्मूला इसको आप याद रखिए, जीडीपी एफ सी इज इक्वल टू जीडीपी एम पी माइनस टैक्सेस प्लस सब्सिडी, इसमें जीडीपी एम पी इज इक्वल जीडीपी एफ सी प्लस टैक्सेस माइनस सब्सिडीज, ठीक। फिर अब आगे बढ़ते हैं, अब आता है कॉन्सेप्ट रियल जीडीपी एंड नॉमिनल जीडीपी। रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी में क्या होता है, पहले देखिए नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी में अंतर क्या होता है। नॉमिनल जीडीपी वो जीडीपी होती है जिसमें आप कोई एक पहले तो इन दोनों में डिफरेंशिएट करने के लिए हमको एक बेस ईयर चाहिए होता है। बेस ईयर क्यों चाहिए होता है, क्योंकि होता क्या है ना, जब आपको जीडीपी जीडीपी से पता क्या चलता है कि कितना कंट्री में प्रोडक्शन हो रहा है, कितने सामान प्रोडक्शन हो रहा है, बट कई बार वो फिगर इतना एक्यूरेट इसलिए नहीं हो पाता क्योंकि कई बार जैसे मान लीजिए 1 लाख का सामान, अब इसको एग्जाम्पल के लिए और आगे देखेंगे, पहले मैं आपको पहले ये चीज़ को एक्सप्लेन कर दूं यहाँ पे। देखिए द प्राइसेस ऑफ दैट ईयर विल कंसिडर एज स्टैंडर्ड प्राइसेस एंड द रियल आउटपुट वैल्यू ऑफ ऑल अदर्स ईयर इज कैलकुलेटेड अकॉर्डिंग। बेस ईयर का मतलब क्या होता है कि मान लेते हैं अभी जीडीपी काउंट करने का हमारा जो बेस ईयर है वो 2011-12 है, मतलब इस ईयर को हमने बेस मान लिया, ठीक है। और जो अगले ईयर्स के जीडीपी जो होंगे ना, इसी को बेस मान के करेंगे। अब इसको बेस कैसे मानते हैं मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। इसमें देखिए होता क्या है, नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी को एग्जांपल समझेंगे। जैसे मान लेते हैं 100 एप्पल्स प्रोड्यूस हुए और 10 रुपये एक एप्पल का प्राइस है, ठीक है। किसी एक कंट्री में किसी इकोनॉमी के एप्पल मान लेते हैं प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो ईयर ऑन की बात हो रही है। ठीक है। अब इसमें क्या हो रहा है, नॉमिनल जीडीपी देखिए क्या हो रहा है,
कि क्वांटिटी इनटू करंट प्राइसेस, क्योंकि हम ऊपर मॉनेटरी वैल्यू कैसे निकाल रहे थे पीछे कि कितनी कार के कितने पैसे हुए, कितनी बाइक के कितने पैसे हुए, कितने, उसको जोड़ते थे हम बाद में। तो मान लेते हैं हम किसी इकोनॉमी में केवल एप्पल्स प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक एप्पल का दाम कितना है, 10 रुपये, और कितने एप्पल प्रोड्यूस हुए, 100, तो टोटल जो जीडीपी हुई 1000 रुपये की हुई, ठीक है। इसको बोलते हैं नॉमिनल जीडीपी। अब देखिए नॉमिनल जीडीपी में क्या होता है, अब देखिए ईयर 2 क्या है, इसमें मान लेते हैं क्या हुआ एप्पल के दाम बढ़ गए, वो हो गए 12 रुपये, और क्वांटिटी अभी भी 100 ही प्रोड्यूस हो रही है, बट जो जीडीपी आ रही है कितना आ रही है, 100 × 12 = 1200। तो देखिए आपको यहाँ दिख रहा होगा ना कि 1000 से जीडीपी 1200 चली गई, मतलब कि 200, यानी कि 20% ग्रो कर गई, ऐसा दिख रहा है ना फिगर में। बट आप खुद देखिए कि क्या प्रोडक्शन के लेवल पे डिफरेंस है, नहीं, यहाँ पे भी 100 एप्पल प्रोड्यूस हो रहे हैं और यहाँ पे भी 100 एप्पल प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो मतलब कि कहीं ना कहीं ये मिसलीडिंग पिक्चर आ रहा है अगर आप इसको हम केवल नॉमिनल टर्म्स में निकालते हैं, क्योंकि देखिए प्रोडक्शन लेवल तो बढ़ नहीं रहा है, बट क्योंकि 100 एप्पल अभी प्रोड्यूस हो, 100 एप्पल अभी प्रोड्यूस हो रहे हैं, बस क्योंकि जो इन्फ्लेशन आ गया, महंगाई आ गई, 100 के बजाय 12 हो गया यहाँ पे, तो जीडीपी बढ़ के आ रही है। तो क्या उससे कंट्री की ग्रोथ को आपको आइडिया लगेगा, आप महंगाई को हो सके अच्छा मान रहे हो। तो इसलिए हम इस जो जीडीपी, ये थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है जो हम रियल टर्म्स में यूज करते हैं, उसको बोलते हैं रियल जीडीपी। इसमें क्या करते हैं हम, एक बेस ईयर का प्राइस मान लेते हैं, ठीक है। मान लेते हैं हमने यहाँ पे मान लिया बेस ईयर का प्राइस 10 रुपये है, ठीक है। तो अगले साल भी हम 10 रुपये पे ही कैलकुलेट करेंगे, वो महंगा हो गया हो तब भी, नहीं हुआ तब भी हम उसको 10 के ही ऊपर कैलकुलेट करेंगे। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे क्या है कि अगर 100 एप्पल ही प्रोड्यूस हुए हैं, तो क्योंकि हमने बेस ईयर इसको मान रखा है, इस वाले ईयर को, ईयर 1 को, तो यहाँ पे एप्पल का प्राइस का दाम क्या था, 10 रुपीज़। तो क्या हुआ, तो जीडीपी अभी भी क्या आएगी, 100 × 10 = 1000। इसका मतलब क्या है कि आपको पता चलेगा कि आपकी जो कंट्री में है प्रोडक्शन के लेवल पे कोई ग्रोथ नहीं हुई है, तो आप कुछ मेजर्स उठाएंगे कि नहीं हमें प्रोडक्शन बढ़ाना है, जीडीपी बढ़ानी है, ग्रोथ करना है। यहाँ पे आपको जीडीपी दिखेगा कि कोई ग्रोथ नहीं है। इसीलिए हम क्या करते हैं ना, जो नॉर्मल टर्म, जो रेगुलर आप पेपर में टर्म्स देखते हैं, जीडीपी में इतनी ग्रोथ, जीडीपी, वो रियल जीडीपी होती है, वो कभी भी नॉमिनल जीडीपी नहीं लेते हैं, क्योंकि नॉमिनल जीडीपी हमेशा मिसलीडिंग पिक्चर देता है। फिर देखिए अब इसको थोड़ा और एक्सप्लेन करते हैं। देखिए मान लेते हैं अगले साल क्या होता है, 100 एप्पल का प्रोडक्शन बढ़ जाता है ईयर 3 में, ठीक। इस बार क्या होता है, एप्पल 110 प्रोड्यूस होते हैं, और जो प्राइजेज है एप्पल का वो पहुंच जाता है 15 रुपये, ठीक है। हर साल इन्फ्लेशन बढ़ता है, महंगाई बढ़ती है, तो दाम बढ़ते चले जाते हैं। तो इस बार 110 प्रोड्यूस हुआ और 15 रुपये पर एप्पल का दाम है, तो मान ले तो जीडीपी जो कैलकुलेट करके आएगी वो क्या आएगी, 1650 नॉमिनल जीडीपी, क्योंकि इसमें क्या था, क्वांटिटी इनटू करंट प्राइसेस है, ठीक। बट रियल जीडीपी फिर इस पर क्या आएगी, अब आप देखिए इसमें क्या आएगा, क्वांटिटी इनटू बेस ईयर प्राइस। बेस ईयर हमने किसको मान रखा था, ईयर 1 को। ईयर 1 में क्या है, 10 रुपीज़ प्राइस है। तो क्या होगा इस बार, 110 प्रोडक्शन है और ये बेस प्राइस है 10, तो आगे जीडीपी कितना आएगा आपको, रियल जीडीपी 1100। तो इसका मतलब आपको दिखेगा कि ईयर 3 में जो है वो, अगर ईयर 1 में 1000 था, ईयर 2 में 1000 था, ठीक है, रियल जीडीपी। और 1 तो नॉमिनल ही लिया था हमने। ईयर 2 में अगर मान लेते हैं जो रियल जीडीपी आई थी वो 1000 आई थी, ठीक है, और ईयर 3 में रियल जीडीपी क्या आ रही है, 1100 आ रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ, 10% की जीडीपी ग्रोथ है। इसी को हम बोलते हैं 10% जीडीपी ग्रोथ, क्योंकि इसमें 10% बढ़ रहा है, ठीक है। और हो सके आपको अब समझ में आ रहा हो कि रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी में अंतर क्या है, क्योंकि अगर आप तुरंत जो उस साल की प्राइसेस चल रही हैं उसी भी हम निकाल देते हैं, तो आता है नॉमिनल जीडीपी। और अगर आप बेस ईयर को ही लेके प्राइसेस मान लो, जो फिक्स, जिसको बोलते हैं जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइसेस, ये क्योंकि प्राइसेस बेस ईयर का कांस्टेंट होता है, उसी प्राइस पे आप हर साल निकालते हैं, तो ये आता है रियल जीडीपी, ठीक है। तो नॉमिनल में आप याद रखिएगा कि करंट ईयर के प्राइसेस में, और रियल जीडीपी में बेस ईयर के प्राइसेस, ठीक है। फिर क्या आता है, एक कॉन्सेप्ट आता है जीडीपी में ही, डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन होता क्या है कि जब आप कोई, देखिए इसको डिफाइन पहले कर लेते हैं। डेप्रिसिएशन रिफर्स टू द वियर एंड टीयर और कंजम्पशन ऑफ कैपिटल गुड्स ओवर टाइम ड्यू टू देयर यूज इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। इट इज ऑल्सो नोन एज कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। एक्चुअली क्या होता है ना, जैसे मान लीजिए आपने 1 लाख की
मशीनरी लगाई, तो मशीनरी जो है ये तो कैपिटल गुड होता है। कैपिटल गुड का मतलब होता है, इसको पहले मैं डिफाइन होता है, कैपिटल गुड का मतलब क्या होता है। कैपिटल गुड का मतलब ये होता है जो चीज़ें एक एसेट की तरह यूज होती है, जो आपको लॉन्ग रन में फ़ायदा देती हैं। ठीक है, जब मतलब मशीन लगाई तो आपको मशीनरी हर साल प्रोडक्शन करके नए प्रोडक्ट्स देगी, तो आप उसको मार्केट में बेचेंगे, आपको फ़ायदा मिलेगा। ऐसे आपने कार लिया, तो आप उस कार को एक आज के लिए तुरंत कंज्यूम नहीं कर जाएंगे, वो तुरंत तो आप खा के ख़त्म नहीं कर देंगे, तो वो आप साल 2 साल 5 साल यूज़ करें, तो आपको 5 साल, हम मान लीजिए कैब में चला रहे हैं, आप कहीं भी या अपने काम में यूज कर रहे हैं, बिजनेस के काम में यूज कर रहे हैं, अपने ऑफिस जाने का काम कर रहे हैं, तो आपको आपके लिए वो एसेट का काम करेगी, इसको बोलते हैं एसेट। तो ये इसका मतलब ये हुआ ना, कैपिटल गुड हमेशा एसेट की तरह काम करते हैं। ठीक है, जैसे आप अगर सड़क सरकार आज हाईवे बनाती है, तो ये टोल के थ्रू या उस एरिया में जो इकोनॉमिक ग्रोथ होती है, अगल बगल शॉप लगती है, या इस एरिया के रियल इस्टेट के दाम बढ़ जाते हैं अगल बगल, तो ये चीज़ें हाईवे देखिए क्या कर रहा है, एक बार में इसने ये एक बार बना, लेकिन ये कई सालों तक काम आ रहा है, तो इसको बोलते हैं हम कैपिटल गुड। बट क्या होता है ना कि ये हाईवे है या मशीनरी है या जो भी है, वो हर साल थोड़ा थोड़ा इनकी वैल्यू कम होती है, क्योंकि क्या होता है कि जब मशीन अगर यूज हो रही है, तो आपको पता है कि मशीन में कुछ जंग लगेगा, कभी कुछ मशीनरी में कुछ पार्ट में दिक्कत आएगी, उसको खराब हो गई, हाईवे है, कहीं कुछ गड्ढे बनेंगे तो उसको रिपेयर करना पड़ेगा। हाईवे भी ऐसा नहीं कि आज आपने बना दिया तो आपका 1000 साल चलेगा, हो सके उसकी लाइफ 10 साल हो सके उसकी लाइफ 20 साल हो, तो हर साल उसकी वैल्यू थोड़ी थोड़ी कम होती जाएगी। तो इसी को बोलते हैं ना वियर एंड टीयर, मतलब अगर कोई चीज़ है तो वो घिसेगा, कुछ कटेगा फटेगा, कुछ ब्रेक डाउन करेगा, थोड़ा थोड़ा ये चीज़ें ख़त्म होती जाएंगी, क्योंकि ऐसा नहीं कि आपने एक बार मशीनरी लगा दी तो आपको लाइफ टाइम, आप ज़िंदगी में कभी नई मशीनरी लगानी पड़ेगी, या आपने हाईवे बना दिया तो आपको उसके बाद दोबारा उसको रिपेयर नहीं करना, या उसके बाद से वो कभी वो हाईवे पूरी लाइफ टाइम ऐसा रहेगा, हाईवे वो खराब होगा, फिर आपको नया हाईवे बनाना पड़ेगा 10 15 साल 20 साल जो भी उसकी लाइफ हो। तो ये होता है वियर एंड टीयर। इसी को बोलते हैं हम कंजम्पशन ऑफ कैपिटल गुड्स, या तो बोलते हैं कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल, इसलिए क्योंकि ये एक बार में आप लगाते हैं, बट ये हर साल कुछ ना कुछ कम होता जाता है। अब इसको थोड़ा और समझेंगे अगर हम, तो क्या होता है देखिए, मान लीजिए एक कार लूजेस वैल्यू ड्यू टू यूजेस और एज। जैसे अगर मान लीजिए एक 10 लाख की आपने कार खरीद के लाया, तो अगले साल उस कार की वैल्यू 10 लाख नहीं होगी, वो पक्का पक्का 1 लाख कम हो जाएगी, तो मान के चलते हैं, तो 1 लाख कम हो जाएगा, तो ये जो 1 लाख जो टर्म है ना, उसके अगले साल वो वैल्यू जो हो, कार की आप बेचने जाए मार्केट में सेकंड हैंड, तो लोग बोलेंगे नहीं इसमें तो एक इतने किलोमीटर चल चुकी है, इसका अब वैल्यू लगेगी 9 लाख। तो इसका मतलब क्या हुआ, 1 लाख जो है ना वो डिप्रिसिएशन हो गया, मतलब कि वैल्यू उसकी डिप्रिसिएट कर गई, या तो उसको बोलेंगे कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। ठीक है, अब जैसे आगे देखते हैं हम इसको, जैसे मान लीजिए पहले साल में आपने 10 लाख की कार ली, ठीक है, अगले साल उसकी वैल्यू क्यों 9 लाख रह गई, ठीक है, फिर तीसरे साल में उसकी वैल्यू क्या हो गई, 8 लाख की रह गई। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, देखिए कार भी पुरानी होती जाएगी, टायर बदलने पड़ेंगे, हो सके आपको इसका इंजन ऑयल चेंज करना पड़े, हो सके आप में इसके सस्पेंशन में प्रॉब्लम आ जाए, तो इसका मतलब वही जो मैं बोल रहा था वियर एंड टीयर, ये आपके फिक्स कैपिटल में होगा, इस कैपिटल गुड में होगा, इसी को फिक्स कैपिटल बोलते हैं, उसमें होगा। इसी को हम बोलेंगे जो वियर एंड टीयर है, जिससे जो वैल्यू का लॉस हो रहा है, उसको बोलेंगे डेप्रिसिएशन या कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल। ठीक है, दोनों टर्म्स यूज होते हैं। तो अब अगर हमें निकालना है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जो जीडीपी होता है उसको हम क्या बोलते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो अगर हमें उस पर ग्रॉस से हमको नेट पे जाना है, तो हम क्या करते हैं, इसी जीडीपी से डेप्रिसिएशन की वैल्यू को माइनस कर देते हैं, बस इतना ही करना है। जैसे मान लेते हैं अगर जीडीपी है 10 लाख, या चलिए और छोटे टर्म मानते हैं 1000, और डेप्रिसिएशन है 100 रुपीज़ का, तो जो नेट जीडीपी आएगा वो आएगा 900। ठीक है, अब इसको आगे देखते हैं। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज द वैल्यू ऑफ टोटल आउटपुट प्रोड्यूस्ड विद इन ए कंट्री, यानी कि जीडीपी आफ्टर सब्सट्रैक्टिंग डेप्रिसिएशन। इट रिप्रेजेंट्स द नेट आउटपुट अवेलेबल आफ्टर अकाउंटिंग फॉर द रिप्लेसमेंट ऑफ वॉर नॉट कैपिटल। होता क्या है कि इसमें अगर आपने जो, जैसे मान लेते हैं कि आपने मशीनरी लगाई थी 1 लाख की, ठीक, अब इससे आपने किसी साल में 20,000 का सामान प्रोड्यूस किया, ठीक, तो कुल मिला के होता है कि ये 20,000 जीडीपी में काउंट हो जाता है। बट क्योंकि आपको इस मशीनरी थोड़ी पुरानी हो गई थी, अगले साल दूसरे साल तीसरे साल जिस साल भी ये 20,000 प्रोड्यूस हुआ है, तो आपको 2,000 रुपये जो है ना इस मशीन को रिपेयर कराने में, मेंटेन कराने में, या कोई पार्ट खराब हो गया उसको लगाने में भी लगा होगा। तो आपका जो प्रॉफिट हुआ वो तो इसको आप नेगेटिव ही तो करोगे।
तो अगर नेगेटिव करोगे तो ये जो आएगा, देखिए रिप्लेसमेंट ऑफ द वर्न आउट कैपिटल, मतलब जो कैपिटल आपका खराब हो गया था उसको लगाने लगाने में जो आपने पैसे लगाए उसको नेगेटिव करने के बाद, तो ये नेट जीडीपी जो आएगी वो आएगी, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो आएगा वो आएगा 18,000, ठीक है, क्योंकि आपने इसमें डेप्रिसिएशन को माइनस कर दिया, ठीक है। फिर क्या होता है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। अब देखिए जहाँ पे हम पहले बात करते हैं नेशनल इनकम निकालने के दो मेजर्स हैं, एक तो है जीडीपी, एक है जीएनपी। जीडीपी पे हमने बात की थी कि वो टेरिटरी बेस्ड कॉन्सेप्ट है, इसमें क्या है, नेशनल बेस्ड कॉन्सेप्ट है। जब ये पीपल के बेसिस पे निकाला था तो इसको बोलते हैं जीएनपी। इसमें क्या होता है, इट इक्वल्स द फैक्टर इनकम अर्न बाय द रेजिडेंट ऑफ द कंट्री। अब रेजिडेंट में क्या होता है, पीपल रिजाइडिंग इन द कंट्री फॉर मोर देन 6 मंथ्स, ठीक है। इसको हम देखते हैं, लेकिन अब कि फैक्टर इनकम पहले क्या होता है, पहले देखिए बेसिस ऑफ पीपल है तो जीएनपी है, ठीक है। फैक्टर इनकम क्या है कि फैक्टर इनकम में होता है ये है कि जो चीज़ें अर्न की जाती हैं, मतलब कि ऐसा नहीं है कहता है, जैसे मान लीजिए आप कहीं जॉब कर रहे हैं तो आपको एक सैलरी मिल रही है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं कि फैक्टर इनकम। मान लेते हैं कि आप कहीं पे कोई आपने बिजनेस डाला है, उससे आप पैसे कमा रहे हैं, तो वो फैक्टर इनकम है। कोई कैब ड्राइवर है, वो कैब चला रहा है, उसके पैसे उसको मिल रहे हैं, तो वो है फैक्टर इनकम। बट आमतौर पे कई बार होता है, जैसे आप स्टूडेंट्स होते हैं, घर से पॉकेट मनी लेते हैं, घर से उनके फादर ने अर्न किया और पैसा कुछ उसका शेयर अपने बच्चों को ट्रांसफर कर दिया, तो क्या जो ट्रांसफर, ये इसको बोलते हैं ट्रांसफर इनकम। जो हमें हमें हमने कुछ अर्न नहीं किया उसके लिए, हमने कोई मेहनत नहीं की, हम तो घर पे बैठे थे, पापा को लगा कि यार पैसा या पापा या मम्मी से हमने पैसे मांग लिए, पापा मम्मी ने हमें पैसे दे दिए, तो इसके पीछे कोई प्रोडक्शन नहीं हुआ, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं ट्रांसफर इनकम। ये इसमें काउंट, इसमें क्या होता है ना, फैक्टर इनकम ही काउंट करते हैं कभी भी। ये जीडीपी इसमें ऐसा नहीं होता है कि हम ट्रांसफर इनकम काउंट करते हैं, ये जीडीपी में भी एप्लीकेबल होता है। कभी भी हम जो घर से हम जो हम पैसे घर से लेते हैं एज ए स्टूडेंट, वो कभी भी काउंट नहीं होता है जीडीपी में, क्योंकि वो ट्रांसफर इनकम में आता है। फैक्टर इनकम में हमेशा क्या होता है, आपको पैसे अर्न करने पड़ते हैं, ठीक है। अब रेजिडेंट क्या होते हैं, ये होता है पीपल रिजाइडिंग इन द कंट्री फॉर मोर देन 6 मंथ। आमतौर पे वही होते हैं जो नेशनल होते हैं, जैसे मान लीजिए अब यहाँ पे कोई रतन टाटा है या कोई अडानी है, अंबानी है, अब उनके बिजनेस तो बाहर भी चलते हैं, तो लेकिन वो रहते तो इंडिया में हैं, वो इंडियन नेशनल, ठीक है। तो तो होता क्या है ना कि जो इनकम वहाँ पे वो अर्न करेंगे वो लेके आएंगे वापस वो इंडिया में, क्योंकि वो ऐसा तो नहीं वहाँ पे करके बिजनेस और पैसे वहीं छोड़ देंगे। या अगर कोई कंपनी है वो बाहर से आके यहाँ बिजनेस कर रही है, तो अल्टीमेटली पैसे तो उसी वो वहीं लेके जाएगी जहाँ की वो कंपनी है, ठीक है। तो इसलिए उसको बोलते हैं नेशनल प्रोडक्ट में वही होता है जो आपके आपके कंट्री में पैसा आने वाला है। जैसे इसको भी देखते हैं फॉर एग्जाम्पल, जैसे देखिए कोल्ड प्ले का भी कंसर्ट हुआ था, इन्होंने लाखों की टिकट सेल की, तो ये पैसा वो क्या करेंगे, वो यहाँ तो रखेंगे नहीं। अब कंसर्ट इंडिया में हुआ, अगर जीडीपी में काउंट करना होता तो हम बोलते हैं कि क्योंकि प्रोडक्शन इंडिया में हुआ है तो इसको हम जीडीपी में काउंट करेंगे। बट क्या कोल्ड प्ले भाई पैसे को यहाँ रखने वाले हैं, नहीं, ये पैसे को लेके जाएंगे, ठीक है। तो ये क्योंकि नेशनली कहाँ गए, ये मान ले ये बाहर अब्रॉड के हैं, तो ये पैसा बाहर लेके जाएंगे, ठीक। मोर्ने मोरकल जो इंडियन टीम के कोच बॉलिंग कोच हैं, ये ये कहाँ के हैं, साउथ अफ्रीका के हैं, ठीक है। तो ये अपना पैसा कहाँ लेके जाएंगे, साउथ अफ्रीका लेके जाएंगे, ठीक है। सेम चीज़ देखिए, अगर कोई इंडियन लेबर है, वो कहाँ काम कर रहा है, गल्फ में काम कर रहा है, तो गल्फ में काम कर रहा है तो वो पैसा क्या करेगा, वो इंडिया अपने अपने कंट्री जो कुछ खर्चे वहाँ उसके बच्चे बचेंगे, उसके अलावा ये क्या करेगा, पैसा इधर ही भेजेगा, ठीक है। इसका मतलब ये जो नेशनल है, ये कहाँ का नेशनल है ये ज़्यादा मैटर कर रहा है इन कंपेरिजन टू प्रोडक्शन कहाँ हो रहा है। अब ये प्रोड्यूस तो कर रहा है गल्फ में, ये प्रोडक्शन कहाँ कर रहे हैं, इनके सर्विस, ये सर्विसेज कहाँ प्रोवाइड करें, इंडिया में। बट इनके जीडीपी में इंडिया के काउंट होगा, बट जीएनपी में काउंट नहीं होगा, ये है साउथ अफ्रीकन। सेम गोज विथ कोल्ड प्ले, कंसर्ट हुआ इंडिया में, लेकिन क्योंकि ये हैं इंडिया के नहीं बाहर के हैं, तो ये जाएगा जीएनपी में, और वो भी उस कंट्री की जीएनपी, हमारी जीएनपी में नहीं जाएगा, क्योंकि ये हमारे नेशनल नहीं, तो हमारे जीएनपी में काउंट नहीं होगा। ये हमारी जीडीपी में काउंट होगा, ये हमारी जीडीपी में काउंट होगा, ठीक है। ये हमारी जीएनपी जीएनपी में, लेकिन ये दोनों जो हैं जीएनपी में काउंट नहीं होंगे। बट यहाँ पे देखिए, ये एग्जांपल देखिए कि ये
जीडीपी में काउंट नहीं होगा क्योंकि ये बाहर प्रोड्यूस हो रहा है, ये सर्विसेज जो है अपनी बाहर प्रोवाइड कर रहा है, बट क्योंकि ये इंडियन नेशनल है तो इनकी जो इनकम आएगी वो आएगी इंडिया में, तो इनको हम काउंट करेंगे जीएनपी में। सैमसंग है मान लीजिए, अब प्रोडक्शन कहाँ कर रही है, वो यहाँ कर रही है, इंडिया में कर रही है मान लेते हैं, तो ये जीडीपी में काउंट होगा, यस काउंट होगा, बट क्या जीएनपी में काउंट होगा, नहीं होगा। ये सैमसंग जो है इंडियन कंपनी नहीं है, ठीक है। तो देखिए अब इसमें क्या होता है, सेम गोज विथ आईटीसी अफ्रीका। मान लो आईटीसी अफ्रीका में एक ब्रांच खोलता है, आईटीसी इंडियन कंपनी है, और क्योंकि ये अफ्रीकन लोगों को वहाँ जॉब देती है और वहाँ जो इनकम अर्न करती है वो, क्योंकि ये है एक्चुअली में इंडियन कंपनी, तो ये जीडीपी में काउंट नहीं होगा क्योंकि ये अफ्रीका में प्रोड्यूस हो रहा है। बट क्या जीएनपी में काउंट होगा, हाँ बिल्कुल होगा, क्योंकि इंडिया की कंपनी है ये। सेम कुछ जगुआर, ये देखिए टाटा ग्रुप इसको ओन करता है, तो ये मान लीजिए यूके में कार प्रोड्यूस करते हैं, यूके में सेल करते हैं, तो ये यूके की जीडीपी में काउंट होंगे, इंडिया की जीडीपी में काउंट नहीं होंगे। बट क्या जीएनपी में काउंट होंगे, हाँ होंगे, क्योंकि ये इंडियन नेशनल की कंपनी है, ठीक है। तो देखिए आपको अब यहाँ से अगर आपको देखना है तो जीएनपी में काउंट क्या क्या नहीं होगा। देखिए ये मोरने मोरकल जो साउथ अफ्रीकन है इनका नहीं होगा, कोल्ड प्ले इनका नहीं होगा, ठीक है। सैमसंग जो बाहरी कंपनी है उसका नहीं होगा, बट क्या क्या काउंट होगा, इंडियन लेबर है गल्फ में काम कर रहा है, इसका जीएनपी में काउंट होगा। आईटीसी अफ्रीका है, अफ्रीका में काम कर रही है बट इंडियन कंपनी है तो इसका काउंट होगा। जैगुआर है, ये इंडियन कंपनी है, हमारे प्रोडक्शन और सर्विसेज अपनी दे रही है वहाँ पे यूके में, लेकिन ये जीएनपी में काउंट होगा, ठीक है। अब अगर इसी पे हम जीडीपी को समझ चाहे तो जीडीपी में क्या क्या काउंट होगा, ये जीडीपी में काउंट नहीं हो, क्यों, क्योंकि ये यूके में प्रोड्यूस हो रहा है। यूके में प्रोड्यूस होने का मतलब कि हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में नहीं है। अफ्रीका ये हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में नहीं है, तो हमारी जीडीपी में ये काउंट नहीं होगा, ठीक है, जीडीपी में काउंट नहीं होगा। क्या ये जीडीपी में काउंट होगा, नहीं, ये भी जीडीपी में काउंट नहीं होगा। क्यों, क्योंकि जो ये सर्विसेज दे रहे हैं ये दे रहे हैं गल्फ कंट्रीज में, ठीक। सेम ये अगर आप सैमसंग को ले लिए तो ये हमारे जीडीपी में काउंट होगा, ठीक, क्योंकि ये इंडिया में बन रहा है। कोल्ड प्ले, अब ये जीएनपी में भले काउंट नहीं हो रहा था, लेकिन क्योंकि कंसर्ट मुंबई में था, इंडिया में था, तो ये जीडीपी में हमारे प्रोड्यूस काउंट होगा। वैसे ही मोरने मुर्गल क्योंकि इंडिया में सर्विसेज देते हैं, इंडिया में तो ये जीडीपी में काउंट होगा। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि नेशनल के हिसाब से डिसाइड अगर हो तो वो होते हैं जीएनपी, यानी कि जो पीपल के बेस पे होता है। बट अगर टेरिटरी के बेस पे कहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है सर्विस या गुड्स, तो वो होगी जीडीपी, ठीक है। ये आपको डिफरेंस हो सके क्लियर हो गया हो। अब देखिए फॉर्मूला क्या है, जीएनपी कैसे निकालते हैं, इसमें क्या होता है, जीडीपी प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अब नेट फैक्टर इनकम क्यों निकालते हैं, क्योंकि जैसे अगर हम हमारे पास पैसा अगर बाहर से आ रहा है तो कुछ हम लोग का पैसा भी बाहर जा रहा है। जैसे देखिए यहाँ पे जेगुआर का पैसा बाहर से अंदर आ रहा है, आईटीसी का बाहर से अंदर आ रहा है, लेकिन ये लोग पैसा बाहर भी तो लेके जा रहे हैं, तो इसलिए हमको हमको इन दोनों को एडजस्ट करना पड़ेगा। एडजस्ट करने के लिए क्या करते हैं कि देखिए इनकम अर्न बाय रेजिडेंट्स ऑफ, जो हमारे इंडियंस हैं ये जो बाहर बाहर से पैसे कमा रहे हैं, माइनस इनकम अर्न बाय फॉरेन रेजिडेंट्स विद इन द कंट्री, ठीक है। मतलब कि जो यहाँ फॉरेन के लोग हैं उनके पैसे को अगर हम इनकम को सब्सट्रैक्ट कर देते हैं तो हमें मिल जाता है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ठीक है। तो मतलब कि इसमें जीडीपी में अगर हम नेट फैक्टर इनकम को ऐड कर देते हैं तो हमको निकल जाता है जीएनपी, इसको बोलते हैं ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। अब देखिए जैसे हमने जीडीपी से एनडीपी निकाला था, मतलब कि ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में, सॉरी, जीडीपी में जब हमने डेप्रिसिएशन को माइनस किया था तो हमें क्या मिला था, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक। तो सिमिलरली अगर यहाँ पे कॉन्सेप्ट है जीएनपी का, तो अगर इसमें से हम माइनस डिप्रिसिएशन कर देते हैं तो हमें क्या मिलेगा, ग्रॉस से जब भी डिप्रिसिएशन माइनस होगा तो आपको मिलेगा नेट, यानी कि नेट नेशनल प्रोडक्ट, ठीक है। और देखिए इसमें लिखा है सिमिलरली एनएनपी और इज इक्वल और नेट नेशनल प्रोडक्ट इज इक्वल टू जीएनपी माइनस डिप्रिसिएशन, ठीक। फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए एक और है जीडीपी और जीएनपी के अलावा, ये है ग्रॉस वैल्यू एडेड, ठीक है।
अब इसमें क्या होता है, इट मेजर्स द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन एन इकोनॉमी सेक्टर और कंपनी आफ्टर सब्सट्रैक्टिंग द कॉस्ट ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स एंड सर्विसेज यूज्ड इन प्रोडक्शन। इसमें क्या होता है ना, वैल्यू एडिशन का मतलब क्या होता है ना, किसी चीज़ में कितनी वैल्यू ऐड हो रही है। जैसे कि मान लेते हैं कोई 25 रुपीज़ पर लीटर का कोई मिल्क का पैकेट है, मान लेते हैं मिल्क है, ठीक। अब इसको क्या किया, किसी आदमी ने सोचा कि मैं इसको दही बना के बेचता हूँ, और दही जब बनाया, रात भर में टाइम दिया, इसको बनाया दही, तो ये अगले दिन इसने बेचा इसको 50 रुपीज़ पर केजी के हिसाब से, ठीक। तो क्या हुआ ना, देखिए पहले क्या था, ये जो रॉ मटेरियल था वो 25 का था, उसी से तो उसने दही बनाई, और ये हो गया 50 का, तो इसमें वैल्यू एडिशन कितना हुआ, तो इसमें वैल्यू एडिशन क्या हुआ, 50 - 25, यानी कि 25 रुपये इसमें वैल्यू ऐड हो गई, तो इसी को बोलते हैं वैल्यू एडेड, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या करा, मेजर्स द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन एन इकोनॉमी। ये तो वही बात हुई जो जीडीपी हो रही थी, लेकिन नहीं, इसमें क्या डिफरेंस क्या रहा है, आफ्टर सब्सट्रैक्टिंग द कॉस्ट ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स एंड सर्विसेज यूज्ड इन प्रोडक्शन। जैसे कि देखिए जीवी मतलब, अब इसको फॉर्मूला टर्म में देखें तो आउटपुट इज इक्वल टू ग्रॉस प्रोडक्शन वैल्यू माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। अब इसको देखिए, जब ये टर्म्स आपको पहले ऐसे हैवी लगे, लेकिन बहुत सिंपल सी चीज़ है। इसमें होता क्या है, जैसे मान लेते हैं एक किसान ने, सारे किसानों ने मिलकर 10,000 का गेहूं प्रोड्यूस किया, ठीक है, वीट प्रोड्यूस किया। बट क्योंकि वीट तो अचानक से प्रोड्यूस हो नहीं जाता है, तो इसमें आपको फर्टिलाइजर है, सीड्स है, इरिगेशन की जो चीज़ें होती हैं, कुल मिला के आपका कुछ इनपुट कॉस्ट लगता है, ठीक है। एग्रीकल्चर टूल्स हैं, सीड्स हैं और फर्टिलाइजर्स वगैरह सब मिला करके आपको मान लेते हैं 4,000 रुपये खर्चा आ रहा है किसानों का। तो जो जीवीए है ना, उसको हम बोलते हैं ग्रॉस प्रोडक्शन वैल्यू। प्रोडक्शन वैल्यू कितनी हो रही है, क्योंकि प्रोड्यूस कितने का हो रहा है, 10,000 का, ठीक। बट क्या हो रहा है, इंटरमीडिएट कंजम्पशन क्या हो रहा है, कि मतलब इसको प्रोड्यूस करने में जो खर्चा आ रहा है वो कितने का आ रहा है, तो ये आ रहा है 4,000 का। मतलब कि इसको अब सब्सट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा 6,000, ठीक। देखिए यहाँ पे यही कर रहे थे, आउटपुट क्या है, ये 10,000 का है, यहाँ पे इंटरमीडिएट कंजम्पशन क्या है, 4,000 का, तो जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 6,000, ठीक है। अब इसका फायदा क्या होता है ना, तो इट रिफ्लेक्ट्स द एक्चुअल कंट्रीब्यूशन ऑफ ए सेक्टर, इंडस्ट्री और ऑर्गेनाइजेशन टू द इकोनॉमी। जैसे मान लीजिए आपको अगर पता है कि एग्रीकल्चर सेक्टर से का जीवीए 6,000 है, तो आपको क्लियरली पता चल जा रहा है कि एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वो 6,000 इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कर रहा है, ठीक है। तो ये सेक्टर वाइज निकलता है, एग्रीकल्चर सेक्टर का अलग हो सकता है, इंडस्ट्रीज का अलग हो सकता है, और टर्सरी सेक्टर का अलग हो सकता है, ये सब चीज़ें। तो जीवीए की वैल्यू यहाँ पे आती है। जैसे देखिए जीवीए का एक और एग्जांपल, जैसे मान लीजिए 50,000 की क्लॉथ्स या शर्ट्स कोई प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन अभी हमने इसे यहाँ एग्रीकल्चर भी समझा था, अब इसको इस समझते हैं। अब इसको देखिए कपड़े हैं, ये धागे हैं, बटन है, ये जो और जो टूल्स होते हैं, ये प्रोड्यूस, इसकी कॉस्ट जा रही है 20,000। तो जीवीए क्या आएगा, 50,000 माइनस 20,000 अपॉन मतलब इज इक्वल टू 30,000। तो ये हो गया ग्रॉस वैल्यू एडिशन, ठीक। फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए रिलेशनशिप बिटवीन जीवीए एंड जीडीपी। जीवीए इज ए कोर कंपोनेंट ऑफ जीडीपी। अब देखिए होता क्या है ना, अभी हमने बात की ना, ये अलग अलग सेक्टर का निकालता है कि एग्रीकल्चर सेक्टर कितना आया, डेयरी सेक्टर कितना आया, और या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर कितना है, इंडस्ट्रीज का हैवी इंडस्ट्री कितना है, स्टील सेक्टर कितना है, क्योंकि उसमें आपको रॉ मटेरियल निकालना है जो इंटरमीडिएट गुड्स का है, और जो फाइनल आउटपुट है उससे आपको वो उसको निगेटिव कर देना है, तो आपको हर सेक्टर वाइज मिल जाएगा। बट अगर सारे सेक्टर को, जितने भी कंट्री में सेक्टर है ना, चाहे एग्रीकल्चर हो, चाहे इंडस्ट्री हो, चाहे मैन्युफैक्चरिंग हो, चाहे सर्विसेज हो, ये सबको अगर आप जोड़ देंगे, ठीक है, और फिर उसके बाद से उसको जब मार्केट में आती है चीज़ें, तो उसमें टैक्स भी लगता है और सब्सिडी भी माइनस होती है, हमने वहाँ पे फैक्टर कॉस्ट में देखा था और मार्केट प्राइसेस में। क्योंकि जब ये तो प्रोडक्शन के लेवल पे हो रहा है, लेकिन जैसे ये मार्केट में आएगा तो टैक्सेस लग जाएंगे और सब्सिडी लग जाएंगे, तो तुरंत क्या क्रिएट हो जाएगा, जीडीपी। जीडीपी का मतलब क्या है, सम ऑफ जीवीए ऑल सेक्टर्स। देखिए ये सेक्टर वाइज है, बट अगर सारे सेक्टर को हम कंबाइन कर दें तो वो, और फिर टैक्सेस जोड़ देते हैं और सब्सिडी घटा देते हैं, तो आ जाएगा, हमें जीडीपी मिल जाएगा, ठीक। अब देखिए, अब नेशनल इनकम जो इंडिया में मेजर करते हैं ना, देखिए हमने बताया कि जीडीपी जीएनपी जो है वो
नेशनल इनकम मेजर करने के मेथड्स हैं, बट इंडिया में भी तो कोई स्टैंडर्ड मेजर होगा। तो इंडिया में क्या है, जीडीपी एट मार्केट प्राइसेस इज द स्टैंडर्ड मेजर, ठीक है। द करंट बेस ईयर इज, अब मार्केट प्राइसेस हैं तो कांस्टेंट मार्केट प्राइस लेते हैं कि जब किसी बेस ईयर से कंपेयर कर सकें जीडीपी कितनी ग्रो की, जो हमने नॉमिनल और रियल जीडीपी वाले कॉन्सेप्ट में पढ़ा था, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है, इस बार बेस ईयर 2011-12 माने, पहले क्या था, ये बेस ईयर 2004 एंड 5 था, ठीक। लेकिन बाद में गवर्नमेंट ने इसको चेंज किया है और ये अभी क्या है 2011 एंड 12। अब देखिए इंपॉर्टेंस ऑफ जीडीपी, जीडीपी के फायदे क्या, पढ़ तो लिया हमने जीडीपी होता क्या है, इसके डिफरेंट वर्जन क्या क्या है, जीएनपी क्या है, डिप्रिसिएशन क्या है, ये सब चीज़ें पढ़ तो ली। लेकिन अब जीडीपी निकालने का, जीडीपी अक्सर देखिए न्यूज़ में आता है कि जीडीपी इतनी बढ़ी, गवर्नमेंट को जवाब देना पड़ता है जीडीपी ग्रोथ कम हो रही है। अगर अच्छी हो रही है तो गवर्नमेंट अपनी पीठ थपथपा दे कि देखिए हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बट जीडीपी एक टर्म है सिंपल, उससे मिलता क्या हमें, फायदा क्या मिलता है, तो उससे पता क्या चलता है। देखिए इंपॉर्टेंस ऑफ जीडीपी क्या होता है, इकोनॉमिक ग्रोथ, कंट्री की इकोनॉमी ग्रो कर रही है कि नहीं। अगर जीडीपी ग्रो कर रही है, जैसे अभी हम लोग का फोरकास्ट है कि हम 6.5 या 7% से ग्रो कर रहे हैं, इसका मतलब हम कंट्री पर ईयर कुछ ना कुछ ग्रो करती जा रही है, उसकी इकोनॉमी ग्रो कर रही है, इकोनॉमिक ग्रोथ आ रहा है, फिर ठीक है। अब एक ग्रोइंग जीडीपी इंडिकेट्स इकोनॉमिक हेल्थ, मतलब कि किसी कंट्री की इकोनॉमी की हेल्थ अच्छी है। अगर जीडीपी यही नेगेटिव में जाती है तो ये चीज़ें रिसेशन वगैरह में कन्वर्ट होती हैं। इसको हम अभी आगे देखेंगे, फिलहाल के लिए ये देखिए आप कि अभी क्या है। फिर दूसरा क्या है, पॉलिसी फॉर्मुलेशन। पॉलिसी फॉर्मुलेशन इसलिए होता है कि जीडीपी की ही ग्रोथ, क्योंकि जीडीपी ही इकोनॉमिक ग्रोथ बताता है। तो अगर इकोनॉमिक ग्रोथ कम हो रही है, ज़्यादा हो रही है, किस सेक्टर में कम हो रही है, किस सेक्टर में ज़्यादा हो रही है, ये अगर हमें पता रहेगी तो हम फिस्कल और मॉनेटरी पॉलिसीज बना पाएंगे। फिस्कल पॉलिसी क्या होती है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है। मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है, जो आरबीआई बनाती है। अब इन पॉलिसीज को हम अलग से बाद में पढ़ेंगे, बट अभी फिलहाल इतना जान लीजिए, ये सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है और ये बनाती है आरबीआई। ये पॉलिसी डिसाइड कैसे होंगी, जो आपको जीडीपी का आइडिया होगा, अदरवाइज आप बिना डेटा के कैसे आप कोई पॉलिसी बना सकते हो, ठीक है। फिर क्या होता है कंपैरिजन। अब कंपैरिजन मतलब क्या होता है कि इनेबल्स कंपैरिजन बिटवीन डिफरेंट कंट्रीज और रीजन्स, मतलब कि अगर हमें पता रहे कि अलग अलग कंट्री की जीडीपी ग्रोथ क्या है, तो हम अपने अपने को इवेल्युएट कर पाएंगे। जैसे मान लेते हैं हम बोलते हैं यार चाइना ने, जब चाइना जो चाइना आज का है, वो चाइना बनने में चाइना को 20 साल करीब 8.5% से ऊपर ग्रो करना पड़ा। तो अगर हम 6.5 पे ग्रो कर रहे हैं तो हम ये कहेंगे ना कि हम हमें ग्रोथ कंपेरेटिवली स्लो है, हमें और अच्छा ग्रोथ करना चाहिए। अदरवाइज अगर हम सोचिए हम किसी ऐसी डेवलप्ड कंट्री से ग्रो कर कंपेयर कर लें जहाँ पे 2.4% है, तो हम बोलेंगे हम अपनी पीठ तो नहीं कर रहे, हम तो बहुत अच्छा ग्रो कर रहे हैं। बट हमें देखना पड़ेगा कि अगर डेवलपिंग कंट्री है और उसकी ग्रोथ इतनी ज़्यादा है या तो हमें उस हिसाब से ग्रो करना पड़ेगा, तभी हम आगे बढ़ेंगे। क्योंकि एक लेवल के बाद डेवलपमेंट कहीं ना कहीं सेचुरेट कर जाता है, मतलब कि रुक जाता है। क्योंकि यूएस वगैरह में क्या है, यूरोप वगैरह में क्या है कि वहाँ पर डेवलपमेंट एक काफ़ी हद तक लेवल तक हो चुका है, तो उससे आगे बढ़ना बहुत टफ होता है। क्योंकि आप समझते होंगे कि आप 90 मार्क्स से 95 जाना बहुत टफ है, लेकिन आपके अगर मार्क्स 40 हैं तो 45 जाना बहुत टफ काम नहीं है, ठीक है। या 95 से 100 जाना और टफ हो जाता है। तो यहाँ पे आप समझिए, तो इसलिए हमको ये डिफरेंट डिफरेंट जो ये टर्म्स आ रहे हैं कि यूएस से कंपेयर करें, चाइना से कंपेयर करें, इससे कंपेयर करें, उससे कंपेयर करें, ये आप कैसे कर सकते हो बिना जीडीपी कैसे करोगे। अगर वो जीडीपी, उनकी जीडीपी, हमारी जीडीपी, ये जो चीज़ें ये काम आती हैं ग्रोथ मेजर करने में और कंपेरिजन करने में, ठीक है। फिर क्या आता है इन्वेस्टमेंट डिसीजन, कि मतलब कि इन्वेस्टर इवेल्युएट इकोनॉमिक स्टेबिलिटी एंड प्रोडक्शन। जैसे मान लीजिए किसी को इन्वेस्ट करना है और अचानक से उसको लग रहा है कि नहीं यार इस कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ अच्छी है, तो इसमें मैं इन्वेस्ट करूंगा तो इसमें पैसे मुझे अच्छा रिटर्न मिलेगा, मतलब। लेकिन अगर तो जैसे मान लीजिए अगर कोई कंट्री 7-8% पे ग्रो कर रही है, तो लोग कहेंगे ये तो बड़ा इन्वेस्टमेंट की बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। बट अगर कोई कंट्री 2% में ग्रो कर रही है, कोई कंट्री -2 पे कर रही है, मतलब उसकी जीडीपी कम होती जा रही है, तो लोग कहेंगे यार ये कंट्री तो इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छी जगह नहीं है, यहाँ पे आपको रिटर्न ही नहीं मिलेगा, ठीक है। फिर देखिए अब ये हो गया। अब कुछ जीडीपी की लिमिटेशंस भी होंगी, केवल ऐसा तो नहीं केवल फायदे होते हैं। तो लिमिटेशंस क्या है जीडीपी की, देखिए डज नॉट इंक्लूड द इनफॉर्मल इकोनॉमी। अब जैसे हम लोग की मदर्स जो हैं, बहुत लोग की घर पे बहुत लोग की वर्किंग भी होंगी, बट बहुत सारी मम्मी लोग घर पे काम करती हैं, तो घर पे जो खाना बनाती हैं या घर मैनेज करती हैं, कपड़े वपड़े वॉशिंग मशीन से धुलती हैं या खुद से, तो वो क्या आपको लगता है उसको उसके उनको पैसे मिलते हैं, तो वो पैसे जो तो मिलते नहीं उनको डायरेक्ट, तो वो इनफॉर्मल इकोनॉमी में आ जाता है। या किसी ने बार्टर सिस्टम से काम कर लिया कि भाई तुम मेरा ये नोट्स कंप्लीट कर दो,
मैं तुम्हें अपनी ये शर्ट दे दूंगा या कुछ भी ऐसा करके। तो ये चीज़ें जो आती हैं इनफॉर्मल इकोनॉमी, जो आपको जीडीपी में काउंट हो ही नहीं सकता, क्योंकि जीडीपी काउंट कैसे होता है ना, वो जब आप कुछ ही परचेज करते हो या कोई चीज़ स्पेंड, जो हमने आप पहले देख रखा था कि कंजम्पशन, एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट का स्पेंडिंग क्या है, ये चीज़ें आपको क्योंकि मॉनेटरी वैल्यू में मिल जाती है, तो आपको मॉनेटरी जीडीपी एक्चुअली मॉनेटरी वैल्यू ही है, तो आपको काउंट करना आसान होता है। ये आप कैसे काउंट करोगे कि किसी के मम्मी ने या किसी के फादर ने घर में अपने उस लॉन में कितना काम किया, इसको आप कैसे काउंट करोगे? तो ये, और काम तो वो भी हो रहा है, प्रोडक्शन तो वो भी हो रहा है, सर्विसेज तो प्रोड्यूस हो ही रही हैं, तो ये जीडीपी में हमारे काउंट नहीं होता है। फिर क्या होता है, इग्नोर्स इनकम इनइक्वलिटी। अब हम देखते हैं कि जीडीपी बढ़ रही है 7% ग्रोथ, 8% ग्रोथ, बट क्या होता है कि क्या सबकी इनकम ऐसे बढ़ रही है? नहीं। कुछ लोग जो 5 साल पहले जो इनकम थी वही इनकम उनकी आज भी, या बढ़ी भी तो 1% 2% के रेट से, बट सेम टाइम पे कुछ लोग की इनकम हो गई है 20% के से, कुछ लोग तो 10 साल में उनकी इनकम डबल हो गई है। तो क्या हुआ, इनकम इनक्वलिटी को क्या ये मेजर करता है? नहीं, नहीं कर पाता है। ठीक है। फिर क्या होता है, एक्सक्लूड्स इन्वायरमेंटल कॉस्ट। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है कि मान लिया हमने फैक्ट्री लगाई, हमने सड़कें बनाई, हमने हॉस्पिटल बनाया, एजुकेशन सेक्टर के लिए स्कूल बनाए, इन सब चीज़ों को बनाने में कंस्ट्रक्शन होता है, कई बार इंडस्ट्रियल के साथ पोल्यूशन होता है, कई बार आप देख रहे हैं दिल्ली और हमारे मुंबई और बड़े शहर जितने भी हैं, कितना पोल्यूशन से परेशान हो रहा है। तो उसमें पोल्यूशन से जो लड़ने के लिए हम मेजर्स उठाते हैं या जो उससे हेल्थ इफेक्ट पड़ता है, तो उसकी जो कॉस्ट होती है, क्या इसमें आती है? नहीं। हम केवल फाइनल गुड्स, फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को काउंट कर लेते हैं। ठीक है। डज नॉट रिफ्लेक्ट वेल बीइंग और हैप्पीनेस। देखिए कि ये भी चीज़ है, अभी अगर आप लास्ट ईयर का हैप्पीनेस इंडेक्स देखेंगे तो इंडिया 126 नंबर पे था। ठीक है। और हम इकोनॉमी में कितने नंबर पे हैं? टॉप 5 में है। और हैप्पीनेस इंडेक्स में इसमें है। इसका मतलब क्या है, ह्यूज डिस्पैरिटी है। मतलब कि हैप्पीनेस और वेल बीइंग काउंट करना जीडीपी की बस की बात नहीं है, ये केवल एक इकोनॉमिक ग्रोथ को ही काउंट कर सकता है। ठीक है। फिर क्या था, अब देखिए कुछ हम क्वेश्चंस लास्ट ईयर के, प्रीवियस ईयर के करते हैं, ताकि थोड़ा सा और आपको चीज़ें समझ में आए। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, अदर थिंग्स रिमेनिंग अनचेंज्ड मार्केट डिमांड फॉर ए गुड माइट इंक्रीज। मतलब कि अगर सारी चीज़ें अनचेंज रहें और इन्हीं फैक्टर्स को आपको काउंट करना है, तो किन कंडीशन में किसी भी गुड की मार्केट डिमांड बढ़ जाएगी। अब देखिए मैंने ये आपको बताया है डिमांड और सप्लाई वाले में कि डिमांड कैसे घटती बढ़ती है। तो देखिए प्राइस ऑफ इस सब्स्टिट्यूट इंक्रीजेस, ये वो वाला एग्जांपल है चाय और कॉफ़ी वाला कि अगर चाय का दाम बढ़ गया तो क्या कॉफ़ी की डिमांड बढ़ेगी? हाँ बिल्कुल बढ़ेगी, क्योंकि अब बहुत सारे लोग चाय के बजाय कॉफ़ी पीना पाए पसंद करेंगे। तो क्या ये पहला ऑप्शन सही है? हाँ बिल्कुल सही है। ठीक। प्राइस ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट इंक्रीजेस, ये वैसा है कि अगर मिल्क और शुगर के दाम बढ़ गए तो चाय के दाम बढ़ जाएंगे। तो क्या इसकी डिमांड बढ़ेगी चाय के दाम? नहीं, इसकी डिमांड घटेगी। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे इंक्रीज की बात कर रहा है ना, तो अगर कॉम्प्लीमेंट का दाम इंक्रीज होगा तो ये इंक्रीज नहीं करेगा। इसका मतलब क्या है, ये स्टेटमेंट गलत है। ठीक है। अब अगर आप चाहें तो यहीं से आपको फिर देखिए तीसरा ऑप्शन देखते हैं, द गुड इज एन इंफीरियर गुड एंड इनकम ऑफ द कंज्यूमर इंक्रीजेस। अब देखिए बात ये हो रही है इंफीरियर गुड की। इंफीरियर गुड में क्या होता है, इनकम के साथ उसका इनवर्स रिलेशन, अगर इनकम बढ़ेगी तो इंफीरियर गुड की डिमांड जो होगी वो घटेगी। अब भाई अगर किसी कंज्यूमर के डिमांड पैसे बढ़ रहे हैं, सैलरी बढ़ रही है, वो ज़्यादा कमा रहा है, तो क्या वो ख़राब चीज़ इंफीरियर गुड्स यूज़ करेगा? क्या वो, आप अभी भले स्लीपर में या थर्ड एसी में ट्रैवल कर रहे हैं, बट क्या आपके पास जब आप सेलेक्ट हो जाएंगे तो आप स्लीपर में ट्रैवल करना पसंद करेंगे? नहीं। वो तो आप फिर वंदे भारत और फ्लाइट यूज़ करेंगे या अपनी कार यूज़ करेंगे। तो इंफीरियर गुड डिमांड क्या होगी, कम होगी। तो ये तीसरा ऑप्शन जो है गलत हो गया। ठीक। तो अगर आप तीसरे ऑप्शन को ही देखिए, एमसीक्यू करने का एक तरीका होता है कि आपको वो ऑप्शन पकड़ना होता है जिससे क्वेश्चन कई बार सॉल्व हो जाते हैं। अगर आप इस पर श्योर हैं तो अगर देखिए 3 को हम काट देते हैं, 3 3 3, तीनों में 3 ऑप्शन है, तो आपको डायरेक्ट आंसर पे पहुंच जाएंगे। ठीक है। बट फिर भी अगर आपको लेना है, चलिए चौथा ऑप्शन देखते हैं, इट्स प्राइस फॉल्स। तो प्राइस फॉल्स में क्या होता है कि अगर किसी चीज़ की डिमांड, प्राइस घट जाता है तो डिमांड बढ़ता है। डिमांड, उसमें आपने पढ़ा होगा डिमांड कर में कि अगर प्राइस किसी का कम होगा
तो डिमांड उसकी बढ़ती जाएगी, प्राइस कम हो रहा है, डिमांड बढ़ रहा है, ठीक। तो ये मैंने आपको आगे बता रखा है। तो देखिए जब आप क्वेश्चन करने की कोशिश करें एग्जाम में, कि पेपर लेंदी आता है, बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, तो अगर आपको कोई ऐसा ऑप्शन मिल जाए जिससे सारे ऑप्शन एलिमिनेट होके आप सीधे आंसर पे पहुंच जा रहे हैं, तो सीधे आप उसको करके आगे बढ़ जाएगा। ये आपको तुरंत लगेगा कि बहुत रिस्की है, बट आप धीरे धीरे जब करेंगे तो आपकी प्रैक्टिस डेवलप हो जाएगी। बट इस ऑप्शन पे आपको 100% श्योर होना पड़ेगा। यहीं पे आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लैरिटी और स्टैटिक पोर्शन पे जो कमांड होता है वो लड़के बहुत अच्छा करते हैं प्रीलिम्स में, क्योंकि उनको जल्दी से आंसर मिल जाता है, क्योंकि वो कंफ्यूज नहीं होते, बार बार वो सोचते नहीं कि ये सही है, ये गलत है, वो सही है, गलत है। अगर आपने क्वेश्चंस कर रखा है, आपने प्रैक्टिस कर रखी है, तो आप जल्दी से आंसर करके दूसरे क्वेश्चन में पढ़ चले जाएंगे, और उन क्वेश्चन पे आप ज़्यादा टाइम दे पाएंगे जहाँ पे आपको डाउट्स है, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा आंसर, सही आंसर निकाल पाए, ठीक है। ये देखिए डायरेक्ट पढ़ा हुआ क्वेश्चन आपको आया है। फिर देखिए क्या है, ये 2013 का क्वेश्चन है, ये आई गेस, इसमें मैंने ईयर नहीं लिखा, लेकिन ये 21 का क्वेश्चन है। अभी ये पुराना क्वेश्चन है, बट ठीक है, आ गया। द नेशनल इनकम ऑफ ए कंट्री फॉर अ गिवन पीरियड। नेशनल इनकम मतलब कि जीडीपी। अब जीडीपी मतलब क्या होगा, यहाँ पे पूछा टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस बाय नेशनल्स। कैसा है ये, जीडीपी का मेजर है? नहीं, ये किसका है, जीएनपी का, ठीक है। सम ऑफ पर्सनल इनकम ऑफ ऑल इंडिविजुअल। पर्सनल इनकम क्या है, जीडीपी में कुछ ऐसा है, आपने पढ़ा था? नहीं। फिर क्या, मनी वैल्यू ऑफ फाइनल एंड गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस। अभी देखिए यहाँ पे जाकर ना, मॉनिटरी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड, तो ये हो गया जीडीपी। इसमें थोड़ा सा ऑप्शन में और देना चाहिए था कि इन द डोमेस्टिक टेरिटरी, बट चलिए नहीं दिया है, तो यही बेस्ट ऑप्शन है क्योंकि हमारे पास, कि ये अगला ऑप्शन भी आपने ऐसा कहीं नहीं पढ़ा होगा कि केवल कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर हो जाता है। क्योंकि अगर आप देखें जीडीपी का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था, कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और प्लस नेट एक्सपोर्ट, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, ये कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट से तो काम नहीं बनेगा, तो ये भी ऑप्शन गलत है। तो मोस्ट एक्यूरेट ऑप्शन यही है, बट एग्जैक्टली ये भी सही नहीं है। सो प्रोड्यूस इन डोमेस्टिक टेरिटरी विद इन ए स्पेसिफिक टाइम पीरियड, तभी ये ऑप्शन सही होता है, बट ठीक है। मॉनेटरी वैल्यू है फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, इसका मतलब जीडीपी की ही बात कर रहा है, ठीक। फिर अगला ऑप्शन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कंसिडर इन द कैलकुलेशन ऑफ द जीडीपी ऑफ इंडिया। अब गुड्स प्रोड्यूस बाई फॉरेन कंपनीज विद इन इंडिया, सैमसंग क्या इंडिया में प्रोडक्शन अगर मोबाइल फ़ोन का करेगी तो क्या उसको काउंट करेंगे? जी हाँ, बिल्कुल काउंट करेंगे, क्योंकि ये डोमेस्टिक टेरिटरी में प्रोड्यूस हो रहा है। प्रॉफिट्स अर्न बाय इंडियन कंपनीज फ्रॉम देयर ओवरसीज ऑपरेशन, अगर आईटीसी के अफ्रीका में ऑपरेशन करके प्रॉफिट कमाएगा तो काउंट करेंगे? नहीं, क्योंकि क्यों, ये अफ्रीका में प्रोड्यूस हुआ है, और यहाँ पे बात हो रही है डोमेस्टिक टेरिटरी की, तो इसमें प्रोड्यूस नहीं हुआ है। तो सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय इंडियन रेजिडेंट्स अब्रॉड, कोई डॉक्टर यूएस में काम कर रहा है, तो क्या वो जीडीपी में काउंट होगा? नहीं, क्योंकि वो यूएस में काम कर रहा है, इंडिया में प्रोडक्शन नहीं हो रहा है उसके सर्विसेज का, ठीक। तो मतलब कि अगर ये वन ओनली सही है, ठीक। ये देखिए अगर आप कॉन्सेप्ट आप क्लियर है तो आप हमेशा क्वेश्चंस को बहुत इजीली कर लेंगे, क्योंकि आपने अगर कॉन्सेप्ट में करें तो आप हर बार ऑप्शन में कंफ्यूज करेंगे, इसको काउंट करेंगे कि नहीं करेंगे, इसलिए बार बार कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी भी बहुत ध्यान देना चाहिए। देखिए, तो देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द टर्म ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ठीक। द मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन अ कंट्री ड्यूरिंग अ ईयर। अब इन अ कंट्री मतलब कि टेरिटरी की बात कर रही है, तो क्या ये नेशनल प्रोडक्ट में आएगा? नहीं, ये तुरंत क्या बन जाएगा, जीडीपी, ठीक। नेशनल का मतलब क्या होता है, जब नेशनल्स प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। द मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस बाय द नेशनल्स ऑफ ए कंट्री ड्यूरिंग अ ईयर, क्या ये आंसर सही है या सही है? इसी को हम कभी कोई रेजिडेंट वर्ड भी यूज करते हैं, ये ध्यान रखिएगा। रेजिडेंट वर्ड तो जो कंट्री के एक तरह से नेशनल ही होते हैं, क्योंकि वो 6 महीने ज़्यादा जो रहे तो नेशनल में ही काउंट होते हैं। फिर यहाँ पे सिटीजन्स वर्ड नहीं याद आता, आप ध्यान दीजिएगा, सिटीजन्स एक दूसरी तरफ से, सिटीजन में आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए। कई बार आप जैसे अक्षय कुमार है, उनके पास इंडियन पासपोर्ट नहीं है, बट वो इंडियन नेशनल में काउंट होते हैं, क्योंकि मैक्सिमम टाइम वो इंडिया में ही रहते हैं, और अपनी जो भी चीज़ें खरीदते हैं और सर्विसेज यूज़ करते हैं, गुड्स यूज़ करते हैं, वो इंडिया का ही यूज़ करते हैं, तो वो इंडियन में ही काउंट होते हैं, ठीक है। द मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन अ कंट्रीज जोग्राफिकल बाउंड्री ड्यूरिंग ए ईयर। अब आपको पता है जोग्राफिकल बाउंड्रीज तो कहीं से नहीं होगा, क्योंकि जीडीपी में भी टेरिटरी में आपको एम्बेसीज भी आती हैं, केवल जोग्राफिकल बाउंड्री नहीं आता है, मैरीटाइम बाउंड्री भी आती है, ठीक है। तो ये तो ऑप्शन एकदम गलत हो गया।
द मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल कैपिटल गुड्स प्रोड्यूस इन ए कंट्री। अब क्या केवल कैपिटल गुड्स आते हैं, कंज्यूमर गुड्स भी तो होते हैं। कैपिटल गुड्स और कंज्यूमर गुड में आपको अंतर होता है। ये जो एसेट होते हैं, जो ड्यूरेबल होते हैं, मतलब कि जो लंबे टाइम से चलते हैं, सड़क है, हॉस्पिटल है, स्कूल्स हैं, या कार्स है, या रेलवे लाइन, रेलवे है, ठीक, ये बस है, ये आते हैं आपके कैपिटल गुड्स में। कंज्यूमर गुड्स क्या होते हैं ये आप जान लीजिए पहले यहाँ पे। कंज्यूमर गुड्स में ये नॉन ड्यूरेबल गुड्स होते हैं, वो जल्दी कंज्यूम होते हैं। जैसे कि आपने बिस्किट लाया, अब इसको आप ला के क्या करोगे इससे, ये कोई एसेट थोड़ी है, आप तो ला के खा जाओगे। कल को कोई कपड़ा है, कोई फॉर एग्जांपल चीनी है, चाय है, ये तो आप तुरंत ही कंज्यूम कर जाते हो। तो ये सब आते हैं कंज्यूमर गुड्स में, ये आते हैं कैपिटल गुड्स में, ठीक है। तो ये भी ऑप्शन गलत होगा, तो कुल मिला के ऑप्शन सही कर रहा बी, ठीक। फिर देखिए क्या आता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम। अब देखिए नेशनल इनकम में मैंने आपको क्या बताता है, रेंट क्या है, ये फैक्टर इनकम है, क्योंकि रेंट आप किसी आदमी को तब दे रहे हो जब आप वो आपको अपनी ज़मीन प्रोवाइड कर रहा है, मतलब बदले में कोई चीज़ वो प्रोड्यूस कर रहा है, बदले में कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। मतलब आप रेंट किसी को ऐसे तो दोगे, जब उसके यहाँ जाके रहते हो, उसकी ज़मीन आप यूज करते हो, तभी आप उसको रेंट देते हो, इसका मतलब बदले में कुछ प्रोड्यूस हो रहा है। तो रेंट क्या है, ये है फैक्टर इनकम, ठीक। इंटरेस्ट क्या है, इंटरेस्ट आपको कैपिटल पे मिलता है, देना पड़ता है या लेना, या मिलता है आपको, तो ये भी क्या है, फैक्टर इनकम है। फिर क्या है, वेजेस क्या है, वेजेस अगर आप कोई काम करते हो, तो जैसे कि जो हमको जो पैसे मिलते हैं घर से स्टूडेंट्स को, उनको आप कभी ये नहीं कहते हो किराया मिल रहा है, वो किराया मिल रहा है, या आपको सैलरी मिल रही है, या आपको तनख्वाह मिल रही है, या आपको भाड़ा मिल रहा है, वेजेस मिल रहे हैं, आप क्या बोलते हो उसको, ये पॉकेट मनी मिल रही है, या ये घर से मिल रहा है पैसा, इसको, तो इसका मतलब कि जो वेजेज होते हैं ये ट्रांसफर इनकम नहीं होता, ये भी होता है फैक्टर इनकम, क्योंकि इसके बदले में आप कुछ काम करते हो। कोई लेबर है, पर डे 500 रुपये पर काम कर रहा है, तो ये उसका 500 का वेजेज है। कोई इंजीनियर है, वो 1 लाख पर मंथ पे काम कर रहा था, ये उसके वेजेस हैं। तो ये लेकिन उसके बदले आपको कुछ काम करना पड़ा, तो ये होता है फैक्टर इनकम। ट्रांसफर पेमेंट क्या होते हैं, यही जो हमें घर से मिलता है कि किसी ने किसी को पैसे गिफ्ट कर दिए, ठीक है, तो ये क्या काउंट होता है नेशनल इनकम, नहीं, मैंने पहले बताया था कि फैक्टर इनकम ही काउंट होता है, ठीक है। बट ये नेशनल इनकम हम लोग का मेजर क्या है, जीडीपी, तो कुछ यहाँ पे ट्रांसफर पेमेंट में क्या होता है, कुछ प्रोडक्शन नहीं होता है, ठीक है, तो इस चक्कर में इसको हम नहीं काउंट करते हैं। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ ए ट्रांसफर पेमेंट, सैलरी पेड टू गवर्नमेंट एम्प्लॉय, की गवर्नमेंट एम्प्लॉय, हाँ बिल्कुल, वो कुछ अपनी अपनी कोई जॉब कर रहा है, कोई पुलिस वाला है, कोई गवर्नमेंट डॉक्टर है, कोई आईएएस ऑफिसर है, सब अपना अपना कुछ काम करते हैं। अब वो काम अच्छा करते हैं बुरा करते हैं वो एक अलग बात है, बट वो कुछ काम करते हैं, तो ये सैलरी पेड हो गए। इंटरेस्ट पेड ऑन गवर्नमेंट बॉन्ड्स, भाई किसी ने कैपिटल लगाया है, बॉन्ड में इन्वेस्ट किया है, बॉन्ड में हम आगे देखेंगे, तो उसको इंटरेस्ट मिल रहा है, तो भाई बिल्कुल ये भी काउंट किया जाएगा। ये सब अच्छा, यहाँ ट्रांसफर पूछा है, तो ये काउंट नहीं किया जाएगा, कि ये फैक्टर इनकम है, ये भी फैक्टर इनकम है। पेंशन पेड टू ए रिटायर्ड पर्सन, ठीक है। अब पेंशन क्या होता है ना, कि आपको एक तरह से सोशल सिक्योरिटी टाइप का मिलता है, क्योंकि जब आप पेंशन ले रहे होते हो तो उसके बदले में आप कोई काम नहीं करते, क्योंकि आपने काम किया, उस कुछ पैसे डाले, वो बाद में आपको मिल रहा है, वो अलग बात है। बट अगर कोई डायरेक्ट ऐसे तो मतलब उस जब आपको पेंशन मिल रही है, तब आप कोई काम नहीं कर रहे हो उसके बदले में, तो इसका मतलब क्या होता है, ये ट्रांसफर आपको गवर्नमेंट ट्रांसफर कर रही है, पेमेंट ऐसे डायरेक्ट डायरेक्ट, उसके बदले में आप रिटायर होकर घर में बैठे हो, तब भी आपको हर मंथ पेंशन आ रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये, अब आप ये बोल सकते हो कि मैंने तो लाइफ में नौकरी की थी, उसका जो पैसा था वो अभी आ रहा है, ऐसा वैसा कुछ ऐसा करके। बट आप ये देखिएगा हमेशा क्या, इकोनॉमी में क्या होता है, स्पेसिफिक टाइम पीरियड में, स्पेसिफिक टाइम पीरियड में मतलब यही होता है कि अगर आपने, जब आप काम कर रहे हो, जब आप पेंशन ले रहे हो, तब क्या आप काम कर रहे हो, तो नहीं, बिल्कुल नहीं। तो ये आपको ट्रांसफर पेमेंट में आएगा। पेमेंट फॉर द परचेज ऑफ गुड्स बाय द गवर्नमेंट, अब गवर्नमेंट कोई चीज़ परचेज कर रही है और सामान खरीद रही है, तो जब बदले में कोई ट्रांजेक्शन हो रहा है, जैसे देखिए यहाँ पे क्या होता है, बदले में कुछ काम हो रहा था, कोई सर्विस हो रही थी, यहाँ पे बदले में उसे कैपिटल था, यहाँ पे क्या था, परचेज ऑफ गुड्स था, ठीक है। मतलब अगर ट्रांजेक्शन डुअल नेचर में है, मतलब दोनों साइड से कुछ हो रहा है, तो ये ट्रांसफर पेमेंट में नहीं आएगा, ये आएगा फैक्टर पेमेंट में या फैक्टर इनकम में, ठीक है। तो ये भी नहीं होगा। तो कुल मिला के ऑप्शन क्या जो सही हो रहा है, वो केवल ये सही हो रहा है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक। फिर देखिए, विच ऑफ द कंपोनेंट्स आर एडेड टू जीडीपी टू कैलकुलेट ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। अब देखिए, मैं बस आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि इसमें ऐड क्या करना होता है।
अब जीडीपी और जीएनपी में क्या टैक्सेस का कोई रोल है? बताइए आप। नहीं, क्योंकि ये फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस में आ रहा था। जीडीपी से जीएनपी जाने में इनडायरेक्ट टैक्सेस का कोई रोल नहीं है। ये कब आ रहा था? जब हम जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट से जा रहे थे जीडीपी एट मार्केट प्राइसेस पे, जीडीपी एट मार्केट प्राइस में, या वाइस वर्सा, या इधर से इधर, तो हम टैक्स इंक्लूड कर रहे थे। बट जब हम वहाँ जा रहे थे ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट से ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट पे, तो हम क्या रहे थे कि जो हम बाहर से इनकम जो आ रही थी, नेट फैक्टर इनकम, उसको ऐड कर रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पे पहला तो ऑप्शन सही है। दूसरे ऑप्शन को देखते हैं। डेप्रिसिएशन कब यूज करते हैं हम? डेप्रिसिएशन यूज करते हैं जब हम ग्रॉस से नेट पे जाते हैं, चाहे वो जीडीपी से हम एनडीपी जाना चाह रहे हो, और या तो हम जीडीपी जीएनपी से एनएनपी जा रहे हो। इसमें हम करते हैं, जीडीपी में अगर हम डेप्रिसिएशन को माइनस कर देते हैं तो नेशनल एनडीपी आता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट माइनस डेप्रिसिएशन, तो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है। और जब ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट से हम डेप्रिसिएशन को माइनस करते हैं तो नेट आपको नेशनल प्रोडक्ट मिलता है। मतलब कि डेप्रिसिएशन काम यहाँ पे भी नहीं है, क्योंकि हमें क्या करना है, ग्रॉस डोमेस्टिक से जाना है ग्रॉस नेशनल पे जाना है। ग्रॉस ग्रॉस तो सेम ही रह रहा है, तो ग्रॉस डोमेस्टिक से नेशनल कैसे जाएगा भाई? फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड जोड़ देंगे आप, तो उसमें हो जाएगा ये। तो देखिए, इसमें दूसरा गलत है। तो अगर आपको बस इतना पता था कि दूसरा डेप्रिसिएशन नहीं आता है, तो भी आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं। आपको भले ये तीसरा ना भी पता होता, दूसरे से अगर आपने क्या ये आंसर कट गया, ये आंसर कट गया, ये आंसर कट गया, तो आपको बच गया सही आंसर। बट वैसे आपको तीनों चीज़ पता होनी चाहिए थी कि बहुत आसान कॉन्सेप्ट है, कोई बहुत टफ चीज़ नहीं है। चलिए, अभी आज के लिए ख़त्म है, फिर आगे के कॉन्सेप्ट को हम आगे की क्लासेस में करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।